हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं इस वीडियो में आपको ऑटोकैड 3D मॉडलिंग के सारे कमांड एक वीडियो में आज कवर करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी अपने ऑटोकैड 2D और सॉलिडवर्क्स के 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट एक वीडियो में कवर किया था, जिसका आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसी के बेस पे मैं ऑटोकैड 3D मॉडलिंग से रिलेटेड कंप्लीट ट्यूटोरियल में ये पब्लिश कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं हर एक कमांड को एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी किसी भी कमांड के बारे में जानने के लिए। विथ एग्जाम्पल मैं हर एक चीज़ को इसके अंदर कवर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप रियली डेडिकेटेड हैं ऑटोकैड 3D मॉडलिंग को सीखने के लिए। भले आप किसी ब्रांच से रिलेटेड हो, ये सबके लिए कॉमन है। ऑटोकैड मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर सबके लिए कॉमन है। जो भी चाहता है वो सारे लोग यहाँ पे इस वीडियो को ऑटोकैड 3D मॉडलिंग को देख सकते हैं। अगर मुझसे कोई चीज़ रह जाती है या कोई आपके डाउट रह जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि उसके ऊपर मैं फर्दर वीडियो बना सकूंगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। दिस इज आकाश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। सबसे पहले मैं इसको 4 भाग में डिवाइड करूंगा, जैसे सॉलिड मॉडलिंग, सरफेस, मेशिंग और विजुअलाइज। इन 4 पार्ट में मैं इस ऑटोकैड 3D मॉडलिंग को मैं डिवाइड करूंगा, जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा आपको। जैसे स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए सॉलिड से। सॉलिड के अंदर क्या होता है कि सारे हमें सॉलिड मॉडलिंग अगर मुझे करनी है तो उसके लिए हमें सॉलिड का ये ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। उसके अंदर सारे डिटेल यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं और आपको यहाँ से सारे कमांड यूज़ करने होते हैं। सबसे पहले ये सारे टूल बार कैसे आते हैं इसके अंदर आपको जानने की ये पहले ज़रूरत है। अगर आप ऑटोकैड बिल्कुल भी नहीं जानते हो तो भी मैं आपको एक बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे वर्क स्विचिंग का, वर्क स्पेस स्विचिंग का। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 3 तरीके के वर्क स्पेस। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक एंड 3D मॉडलिंग। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन बेसिकली 2D के लिए होता है। अगर आपको 2D में वर्क करना है तो आपको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन करना होगा। अगर 3D में करना है तो ये 2 ऑप्शन है। ये दोनों क्या है, बेसिकली 3D बेसिक में बेसिक चीज़ें आती हैं, 3D मॉडलिंग के अंदर कंप्लीट 3D के कमांड आते हैं। बेसिक के अंदर कुछ ही कमांड्स मिलेंगे आपको जो कॉमन यूज़ किए जाते हैं सॉलिड के अंदर, मेशिंग के अंदर, विजुअलाइज के अंदर, जो बहुत ही बेसिक कमांड होते हैं वही यूज़ किए जाएंगे। जबकि 3D मॉडलिंग के अंदर आपको सारे कमांड आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हम 3D मॉडलिंग का ही लेके चलेंगे हम। जैसे आप 3D मॉडलिंग क्लिक करोगे तो ये वर्क स्पेस खुल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं होम के अंदर सब में से सॉलिड से हो गया, सरफेस से हो गया, चाहे मेशिंग से हो गया, चाहे विजुअलाइज से हो गया, सबसे रिलेटेड थोड़े थोड़े कमांड्स यहाँ पे होम के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आप होम से लेके चलो या फिर सॉलिड से लेके चलो, बात एक ही पड़ेगी। होम में सारी चीज़ें कॉमन मिलेंगी और सॉलिड सरफेस मेशिंग के अंदर सभी चीज़ें कैटेगराइज मिलेंगी। तो मैं होम से आपको लेके चलूँगा, लेकिन आपको बताते हुए चलूँगा कि कौन सी सॉलिड के हैं, कौन से सरफेस के हैं, कौन से मेशिंग के हैं, कौन से विजुअलाइज के हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें से स्टार्ट करेंगे जो सॉलिड है। और सॉलिड मॉडलिंग के अंदर हमें जो भी चीज़ें कमांड कवर की जाएंगी वो एक एक चीज़ें मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले बात आती है 3D मॉडलिंग के अंदर कि 3D होता क्या है। जैसे आप 2D में करते थे तो 2D के अंदर 2 एक्सेस पे काम करते थे, X और Y, जबकि 3D के अंदर आपको X, Y एंड Z तीनों एक्सेस के अंदर काम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस वर्क स्पेस में आपको तो 2 ही कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, X एंड Y, जबकि Z तो दिख ही नहीं रहा है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले व्यूज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद से जो भी बॉडी के वायर फ्रेम या सॉलिड व्यू है या फिर सेक्शनल व्यू है वो सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं व्यूज़ के बारे में बताता हूँ कि आप सारे व्यूज़ किस तरीके से देख सकते हो। तो जैसे ही आप ऑटोकैड 3D मॉडलिंग पूरा कंप्लीट ओपन करोगे तो होम के अंदर यहाँ पे आपको व्यूज़ का एक डायलॉग बॉक्स बन के दिखेगा इस टूल बार के अंदर। यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको दिखेगा अनसेव्ड व्यू, इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ आपको दिखेंगे। जैसे किसी एक सॉलिड बॉडी आपने बना दिया, उसका टॉप व्यू देखना है तो टॉप पे क्लिक करोगे तो दिखेगा, बॉटम दिखेगा, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, SW आइसोमेट्रिक, SE आइसोमेट्रिक। ये SW ऐसी है क्या, SW मतलब साउथ वेस्ट, SE मतलब साउथ ईस्ट, NE मतलब नॉर्थ ईस्ट, NW मतलब नॉर्थ वेस्ट। जैसे मुझे साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक दिखना है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे
तो साउथ वेस्ट मतलब एक कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा, वहाँ से उस कॉर्नर पॉइंट के बेसिस पे ये इस तरीके से तीनों एक्सेस दिख जाएंगे आपको, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, आप इसी तरीके से बहुत सारे व्यूज़ पे क्लिक कर सकते हो। साउथ ईस्ट, इस तरीके से आप क्लिक करते हो तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से आप क्लिक कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर है किस व्यू के बेसिस पे आप ड्राइंग बनाना चाहते हो, वो आपके इमेजिनेशन पावर के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे मैं मोस्टली क्या करता हूँ कि मैं मोस्टली 3D मॉडलिंग के लिए साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू चूज़ कर लेता हूँ। इसको बेस मान के मैं ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ हमेशा। तो वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से बेस मान के आप ड्राइंग स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रीमिटिव्स। ये जो आप बॉक्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रीमिटिव्स, मतलब कि बने बनाए ड्राइंग्स। ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ बनी बनाई ड्राइंग्स यहाँ पे दिख जाएंगी, जैसे बने बनाए बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एक एक करके आपको कोई इस तरीके का प्री डिफाइंड ड्राइंग बनाना है तो आपको कोई मैनुअली आपको स्केच क्रिएट करके उसको 3D में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ से डायरेक्टली पिक करना है और आपको डायरेक्ट डायमेंशन देके बनाना चालू कर देना है 3D में डायरेक्ट। जनरली क्या होता है कि कोई भी आपको कस्टमाइज ड्राइंग बनानी है तो आपको पहले उसका 2D शेप बनाना पड़ता है, फिर आपको उसको ज्वाइन करना पड़ता है, फिर आप उसको 3D में कन्वर्ट कर पाते हो। तो ये बेसिक प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राइंग में कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे शेप हैं जो प्री डिफाइन यहाँ पे प्रीमिटिव्स के अंदर मिल जाते हैं, जैसे बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड, वेज, टॉरस, इस तरीके के शेप प्री डिफाइंड शेप आपकी ड्राइंग्स में यूज़ किए गए हैं, तो आपको उस तरीके के शेप को पहले 2D में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, या कोई भी शेप पे डायरेक्टली क्लिक करके आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एक बार ट्राई करते हैं बॉक्स पे, हमने लिया बॉक्स और यहाँ पे आप बॉक्स लेने के बाद से ये थोड़ा सा टाइम लेता है जब भी आप पहला 3D कमांड यूज़ करते हो तो यहाँ पे बॉक्स मिलेगा, आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये शेप पूछेगा कि कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए। तो यहाँ पे नीचे आप या तो मैनुअली क्लिक कर दो अगर आप रैंडमली बना रहे हो, अगर आपको डायमेंशन के बेसिस पे बनाना है तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि लेंथ आपको डालो, क्यूब डालना है तो लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों का इक्वल एक लेंथ मांगेगा। ठीक है, जैसे हमने क्यूब लिया तो एक ही लेंथ मांगेगा, जैसे मैंने ले दिया 10 तो लेंथ, विड्थ एंड हाइट 10 का लेके ये इसने बना दिया। ठीक है, अगर मैं बॉक्स लिया, क्लिक किया यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने लेंथ डाल दिया मैंने 10। ठीक है, और विड्थ पे बोल दिया, विड्थ डाल दिया हमने 5, तो उस हिसाब से ये बना देगा। और ये डेप्थ हमारा बोल देगा 10। जो भी चाहिए आप यहाँ से स्पेसिफाई करके यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। इस तरीके से आप बना दोगे कोई भी बॉक्स। ठीक है, लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये तो इसका 2D व्यू ही दिख रहा है आपको, वैसे तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग की तरह दिख रहा है, सॉलिड पोर्शन 3D में तो दिख ही नहीं रहा। तो उस तरीके से कंप्लीट 3D शेप में इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे ही आपने व्यू पे क्लिक किया था, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे विजुअल स्टाइल का ऑप्शन आएगा। विजुअल स्टाइल में आप क्लिक करोगे तो ये अभी 2D वायर फ्रेम व्यू ओपन हुआ है। आपको 3D में देखना है तो 3D कॉन्सेप्चुअल पे क्लिक करना पड़ेगा, आप 3D में देख पाओगे इस तरीके से। या फिर अगर आपको एक्चुअल 3D व्यू देखना है, मतलब कि इस ड्राइंग को अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, जो भी हमने मटेरियल या फिर जो भी इन्वायरमेंट हमने यूज़ किया है, तो उसको बोलते हैं रियलिस्टिक व्यू। तो रियलिस्टिक व्यू पे क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये एक्चुअल 3D व्यू होता है जब बॉडी को मैन्युफैक्चर करने के बाद से जो उसका कलर, जो उसका मटेरियल प्रॉपर्टी होगा, उससे उस बेसिस पे अगर जो उसका रियल कलर होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे हिडन व्यू देखना तो हिडन व्यू कर सकते हो, जैसे अंदर कोई होल वगैरह है वो देख सकते हो। शेडेड ग्रे व्यू देखना है, शेडेड ग्रे व्यू देख सकते हो। बहुत सारे व्यूज़ हैं वो देख सकते हो। जनरली यहाँ पे 3 व्यूज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, 2D वायर फ्रेम व्यू, कंसेप्चुअल व्यू और रियलिस्टिक व्यू। तो मैं जनरली 3D में देखना भी होता है तो मैं रियलिस्टिक व्यू पे काम करता हूँ, वो आपके ऊपर है, आप किस व्यू में काम कर सकते हो। लेट्स गो एट, ये तो मैंने आपको बताया बॉक्स। उसी तरीके के और भी बहुत सारे प्रिमिटिव्स हैं, जैसे सिलेंडर लिया हमने, सिलेंडर पे क्लिक किया, यहाँ कहीं पे भी हम क्लिक कर देंगे, आपको कितने डायमीटर या रेडियस, नीचे आप बेस में देख पा रहे हो कमांड लाइन बार के अंदर रेडियस या फिर डायमीटर पूछ रहा है। बाय डिफॉल्ट रेडियस लेगा, अगर आपको डायमीटर लेना है तो डायमीटर पे टिक करना पड़ेगा या डी एंटर करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे रेडियस दे दिया 5, ठीक है, और हाइट पूछ रहा है, हाइट मैंने दे दिया 10। तो इस तरीके से ये बन जाएगा, इस तरीके से। सिलेंडर के बाद से हम आते हैं कोन। कोन को आपको लेना है, क्लिक करो यहाँ पे, कितने डायमीटर या कितने रेडियस का है कोन, आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो, हाइट, तो यहाँ पे कोन बन जाएगा। इसी तरीके से स्फीयर बनाना है, सिंपल, आपको कोई ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली कोई स्फीयर बनाना है तो इस तरीके का आप बना सकते हो।
रेडियस डायमीटर जो भी आपको डालना है वो यहाँ पे डाल सकते हो आप इस तरीके से। अब हम बात करते हैं पिरामिड की। पिरामिड आपको बनाना है तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट ये पूछ रहा है, आप सेंटर पॉइंट दे सकते हो। यहाँ पे रेडियस पूछ रहा है, रेडियस आप दे सकते हो। ठीक है, हाइट देना है, हाइट आप इस तरीके से दे सकते हो। पिरामिड इस तरीके से। वेज शेप बनाना है, कोई इस तरीके का वेज शेप बनाना हो तो आप इस तरीके से वेज शेप आप बना सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना हाइट और कितना विड्थ होना चाहिए। इस तरीके से आपको अगर बनाना है टॉरस, टॉरस मतलब जैसे डोनट टाइप का कोई शेप बनाना हो, इनर आउटर रेडियस और इनर रेडियस के बेसिस पे इस तरीके से डोनट जैसा कोई शेप बनाना हो तो बना सकते हो आप। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से कोई भी बनी बनाई 3D ड्राइंग आप यूज़ कर सकते हो। आपको इसको रोटेट करके देखना है कि ये एक्चुअल में 3D में जैसे घुमा के देखते हैं ना कि किस तरीके से रोटेट करते हुए दिखेगा, जैसे आप वीडियोस में देखते हो, तो उस तरीके से आपको देखना है। तो कैसे आप देखोगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऑर्बिट। ठीक है, आप ऑर्बिट पे क्लिक करोगे और स्क्रीन पे कहीं पे पिक करोगे और माउस से रोटेट करोगे इस तरीके से। ठीक है, अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा के माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाए रखना है और आपको रोटेट करना है इस तरीके से। आप रोटेट करके देख सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है 3D मॉडलिंग में आपके हाथों का माउस के ऊपर कंट्रोल। ठीक है, आपके हैंड किस तरीके से माउस के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है 3D मॉडलिंग के अंदर। ये एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है 3D ड्राइंग के अंदर। आपके कंट्रोल को मैनेज करना, किस तरीके से आप ड्राइंग बनाते हो, तो सारी चीज़ों का खेल आपके माउस के कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम रोटेट करके देख सकते हैं। बाहर निकलना है तो बाहर निकल के जा सकते हो। अब देख पा रहे हो कि कोई अलग ही शेप में आ गया है। ठीक है, ये एक्चुअल जो साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक हमने चूज़ किया था वो नहीं रहा, अब ये कोई और भी शेप में आ गया है। हालांकि तीनों एक्सेस दिख रहे हैं लेकिन एक किसी और शेप में रोटेट होके आ गया है। अब आप चाहते हो कि फिर से वो साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में जाना, तो फिर से आप इस व्यू में जाओ और दोबारा उसी व्यू पे एक बार क्लिक कर दो तो आप फिर से उसी व्यू में पहुंच जाओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व, स्वीप, ये सारे कमांड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन कमांड के ऊपर फुल कंट्रोल आ गया इन चारों के ऊपर, तो आप किसी भी कमांड को कंट्रोल कर सकते हो। किसी भी ऑटोकैड 3D मॉडलिंग के कमांड के ऊपर आप काम कर सकते हो। ये इतने बड़े कमांड है। इवन दो इसके ऊपर तो पूरी एक थ्योरी लिखी जा सकती है कि इन चारों कमांड को किसी भी बंदे को अगर कंप्लीट नॉलेज हो गया कि अगर वो, या फिर कंप्लीट एक्सपीरियंस आ गया कि इन चारों कमांड्स को कैसे यूज़ करना है, तो वो किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इन चारों कमांड का अच्छे से यूज़ कर सकता है। क्योंकि ये चारों कमांड हर एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। भले उनका नाम डिफरेंट होता है लेकिन काम एक तरीके से ही करते हैं। करने के तरीके अलग हो सकते हैं, नाम अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि इनका यूज़ क्या है, एक एक करके हम इनके ऊपर जानते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारे कमांड्स को मैं डिलीट करता हूँ ड्राइंग्स को। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला कमांड है एक्सट्रूड। बेसिकली ये तो पहले जो मैंने बताया था ये बनी बनाई ड्राइंग्स थी। अगर आपको कुछ अपने हिसाब से कोई कस्टमाइज शेप की ड्राइंग बनानी हो तो किस तरीके से आप बनाओगे और उनको 3D में क्या करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, तो प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको उस शेप का 2D स्केच बनाना है। जैसा भी आप शेप ड्राइंग से देख के बनाना चाहते हो या अपने थॉट या अपने इमेजिनेशन पावर के बेसिस पे बनाना चाहते हो। जैसे देखो कि मैं एक ड्राइंग बनाना चाहता हूँ, स्टार्ट। जैसे आप देखो कि मैं एक ड्राइंग बनाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से लाइन लिया, ठीक है, और लाइन लेके यहाँ से बनाना चालू किया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि किसी भी एंगल पे ये लाइन मूव कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब भी आप 3D में कोई लाइन बनाओ या 2D स्केच बनाओ तो हमेशा ध्यान रखना कि ऑर्थो ऑन होना चाहिए मैक्सिमम टाइम। ठीक है, कब ऑफ होना चाहिए वो आपके ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी, मुझे ऑर्थो ऑन रखना था, मोस्टली ऑर्थो ऑन ही रहता है हमेशा। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि लाइन को जिस शेप में बनाना है उस शेप में लाइन को ले गया मैं। जैसे अभी ये किस एक्सेस में चल रहा है लाइन, एक्स एक्सेस में, इससे कंपेयर कर सकते हो। एक्स एक्सेस में चल रहा है तो एक्स एक्सेस में लाइन ले गया। फिर अब ये किस एक्सेस में चल रहा तो ये वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस में लाइन ले गया। फिर इधर किस एक्सेस में चला, फिर से एक्स एक्सेस में चल रहा है, फिर वाई एक्सेस में चल रहा है, फिर इधर एक्स एक्सेस में चल रहा है, फिर वाई एक्सेस में चल रहा है, फिर इधर गया, फिर इधर गया। ठीक है, अब मैं लाइन को ऊपर नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि हम अभी 2D बना रहे हैं और 2D में कभी भी लाइन
3 एक्सेस में नहीं ट्रैवल करती है, हमेशा 2 एक्सेस में ट्रैवल करती हैं। इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मोस्टली बिगनर्स यही गलती कर देते हैं कि लाइन इधर उधर बना देते हैं, तीनों एक्सेस में ड्रॉ कर देते हैं, जिससे ड्राइंग वो फिर 3D में कन्वर्ट हो ही नहीं पाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ना ही नीचे ले जाना है ना ही ऊपर ले जाना है, क्योंकि ऊपर नीचे तो इससे कंपेयर करके आप देख सकते हो, ऊपर एक्स जेड है, नीचे जेड माइनस जेड है। तो जब आप 2D स्केच बना रहे हो तो 3D में लाइन जा ही नहीं सकती, भले आप 3D में बना दो लेकिन वो कन्वर्ट ही नहीं होगा फिर बाद में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी हम केवल एक्स और वाई एक्सेस में ही ड्राइंग बनाएंगे। 2 एक्सेस मतलब केवल एक्स और वाई ही नहीं होगा, एक्स जेड भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी 2 एक्सेस, जरूरी नहीं है कि जेड 3D में ही काउंट होगा, कोई भी 2 एक्सेस आप ले सकते हो। तो जैसे हमने ये लिया और इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। क्लोज एरिया हमें बनाना है। हमेशा ध्यान रहे कि कभी भी सॉलिड मॉडलिंग आपको करनी हो तो ऑब्जेक्ट का एनक्लोजर हमेशा क्लोज होना चाहिए। तो आपने इसको क्लोज कर दिया। अब देखो, अब क्या है कि सारे लाइन बिखरे बिखरे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। हमें इन सब को ज्वाइन करना पड़ेगा। या तो आप पॉलीलाइन से बना देते तो हो जाता, लेकिन पॉलीलाइन वहाँ पे काम नहीं आता। जैसे मान लो कि यहाँ पे आर्क होता, मुझे यहाँ पे सर्कल बनाना होता, तो सर्कल लिया हमने, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है। अब वहाँ पे पॉलीलाइन के टाइम पे फिर मुझे आर्क कमांड यूज़ करना पड़ता, तो फिर लंबा चौड़ा पड़ जाता। तो अभी मैं यहाँ पे सपोज मैं स्टार्ट सपोज मैं यहाँ पे ट्रिम करके इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, इस वाले को। ये एनक्लोज एरिया हमारा हो गया। अब इन सब को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। जब मैं ज्वाइन करूँगा, जब ये 3D में कन्वर्ट हो पाएगा। तो कैसे करेंगे? जे कमांड आपको पता ही है ज्वाइन का। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, तो इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको कि इसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो किसी भी क्लोज्ड एंटायर ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं एक्सट्रूड, ठीक है। ये कमांड हर एक सॉफ्टवेयर में काम किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्सट्रूड कमांड है, इसको हमने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्लिक किया, एंटर प्रेस करना है आपको, ये 3D में बन जाएगा। यहाँ पे कितने हाइट तक करना है या आप मैनुअली क्लिक कर सकते हो, या फिर आप कोई वैल्यू दे दो इसको, ठीक है। उस हिसाब से ये कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे की तरफ माइनस वैल्यू में जाएगा, ऊपर की तरफ प्लस वैल्यू में जाएगा। तो इस तरीके से हम ये 3D में बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा एक्सट्रूड कमांड हो गया। अब पॉलीलाइन के थ्रू भी बना सकते थे। पॉलीलाइन लिया, PL एंटर, यहाँ से इस तरीके से हमने क्लिक किया, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते थे पॉलीलाइन में भी। फिर आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली इसको एक्सट्रूड में कर देते हैं। एक्सट्रूड कमांड लेके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली सेलेक्ट करके फिर एक्सट्रूड कमांड ले सकते हो, तो भी ये हमारा 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रूड कमांड। अब हम आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगला जो कमांड है हमारा, इसके बाद है हमारा लॉफ्ट। लेकिन मैं लॉफ्ट को बताने से पहले इसके अंदर जैसा आप देख पा रहे हैं कि बेसिक चीज़ें क्या क्या है, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पहले आपको कवर करता हूँ। जैसे एक्सट्रूड तो कर लिया, अब इसके अंदर मुझे होल करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? तो होल करने के लिए प्रोसेस ये है कि आपको कोई एक्सट्रूड कट कमांड इसके अंदर नहीं मिलेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा सबट्रैक्ट कमांड या प्रेस पुल कमांड। सबट्रैक्ट कमांड क्या होता है बेसिकली कि सबट्रैक्ट कमांड किसी एक बॉडी में से दूसरी बॉडी को डिलीट कर देता है, ठीक है, उतने क्लोज एरिया को जितना है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जैसे मुझे इसके अंदर होल करना है, तो मैं क्या करूँगा, होल करने के लिए उतने डाया का सर्कल बनाऊंगा, C एंटर लिया, ठीक है। इसके फेस पे यहाँ पे मैं सर्कल बनाऊंगा। और मुझे पता नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे ट्रेसिंग पॉइंट दिख पा रहे हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप मैंने ऑन कर रखा है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ क्लिक करूँ। अगर मैं अब कहीं पे भी क्लिक कर दिए तो ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे बना है। तो हमेशा आपको क्या करना है कि अगर आपको तरीके से बनाना है तो आपको रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे ही आपको स्केच बनाना पड़ेगा किसी एक 3D बॉडी के ऊपर। हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना अगर आपको तरीके से ड्राइंग बनानी है तो, नहीं तो आप मैनुअली कैसे भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो तरीके से क्या करना होगा कि आप लाइन पहले लो, यहाँ से इसके एज से एक रेफरेंस ले लो। इसके रेफरेंस के बेसिस पे मैंने इस यहाँ से इतने 10 के डिस्टेंस पे या 20 के डिस्टेंस पे मुझे एक सर्कल कट करना है, तो उतने डिस्टेंस पे मैंने लाइन लिया, ठीक है। सपोज वैल्यू दे दिया 10 20 जो भी कुछ है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं सर्कल बनाऊंगा, सर्कल लिया, यहाँ पे इसके सेंटर पे पिक किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस तरीके से सर्कल बन रहा है, ठीक है। क्लिक कर दिया। अब इस लाइन का काम खत्म, तो इस लाइन को आप डिलीट कर दो, ठीक है। अब इस सर्कल को मुझे इसके अंदर कट करना है। कैसे करूँगा? तो पहले आपको इस सर्कल को एक्सट्रूड करना पड़ेगा। तो पहले आप एक्सट्रूड लो,
इस सर्कल पे क्लिक करो, एंटर करो, फिर नीचे आओ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे दो बॉडीज होगी, एक ये बॉडी होगी और एक ये बॉडी होगी, दोनों एक दूसरे के अंदर ओवरलैप करनी है, तो दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको पहली वाली बॉडी में से दूसरी वाली बॉडी को माइनस करना होगा, तो उसके लिए कमांड आता है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप सॉलिड सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करोगे, पहले बड़ी वाली बॉडी पे आप क्लिक करके एंटर प्रेस करोगे, फिर दूसरी वाली बॉडी पे क्लिक करके आप एंटर प्रेस करोगे, तो देखोगे आप ये माइनस हो गया, उसके अंदर एक होल क्रिएट हो गया। आप यहाँ से ऑर्बिट कमांड हो इसको रोटेट करके देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप रोटेट करके देख सकते हो। ठीक है, एस्केप करो, दोबारा इसके अंदर जाओ और आइसोमेट्रिक पे क्लिक करोगे तो दोबारा उसी शेप में आप आ जाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपका होल हो जाएगा जैसा भी आपने बनाया। अगर आपको इस फेस पे बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस फेस के इस एज के रेफरेंस पे आपको यहाँ पे लाइन लेनी पड़ेगी, स्किप। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको सर्कल बनाना पड़ेगा इसके फेस पे इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है कि आपका सर्कल जो है जेड एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है हमेशा। ठीक है, जेड एक्सिस के ऊपर, मतलब जिधर जेड एक्सिस में 3D बनना होगा उधर ही हमारा ये सर्कल बन रहा है, जबकि हमें नीचे इस सरफेस के इस वॉल के रेफरेंस में पैरेलल चाहिए था मुझे सर्कल। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस केस में दो तरीके हैं। ठीक है, अगर आप 3D में वर्क कर रहे हो तो डायरेक्टली अगर सर्कल लोगे तो इस फेस पे कहीं पे क्लिक करोगे। ठीक है, इस फेस पे आप कहीं पे भी क्लिक करोगे इस तरीके से। ठीक है, तो आपका कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो हमेशा इस एक्स और वाई एक्सिस, इधर देख रहे हो आप, एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग में ही सर्कल बनेगा। तो आपको क्या करना होगा कि आपको सर्कल बना के इधर एक्सट्रूड करना है या इधर एक्सट्रूड करना है, तो आपको जेड एक्सिस भी उधरी एक्सिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको जेड एक्सिस को वाई एक्सिस के अलॉन्ग कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जेड एक्सिस वेक्टर। ठीक है, जेड एक्सिस वेक्टर को आप लो, ऑर्थो ऑन होना चाहिए, पहली बात तो ये, और स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करो और फिर उस डायरेक्शन में आप अपने कर्सर को मूव करोगे और क्लिक करोगे तो जेड एक्सिस उसी एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप सर्कल लो, फिर इस एज पे क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे आपका सर्कल ये बनने को तैयार है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा बन गया है, इसको हम छोटा कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, मैंने ये ऐसे ही कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं फिर से एक्सट्रूड करूँगा। ठीक है, सॉरी, इसको लिया हमने, इस पर क्लिक किया, एक्सट्रूड किया, यहाँ पे बाहर तक एक्सट्रूड कर दिया। जितने डेप्थ तक करना हो उतना डेप्थ आप डाल सकते हो। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिया, पहले वाले बड़ी वाली, हमेशा बड़ी वाली बॉडी पे क्लिक करेंगे, एंटर, फिर छोटी वाली पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सट्रूड और सब्ट्रैक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट हम यूज़ कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो कमांड है हमारा लॉफ्ट। लॉफ्ट क्या है बेसिकली कि हमेशा दो अलग अलग शेप वाली स्केचेस को 3D में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लो कि कोई एक रॉड है जिसके बॉटम पे सर्कुलर सरफेस है और टॉप पे रेक्टेंगुलर फेस है, तो कैसे उसको कन्वर्ट करोगे 3D में। ऐसे देखो आप, इस यहाँ पे हमने सर्कल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, अब हमारा सर्कल जेड एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, क्योंकि वाई ऊपर है एक्स ऊपर है, तो इस तरीके से हमारा स्केच बनेगा। अब जो दूसरा बनेगा, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमें एक्सट्रूड इसी डायरेक्शन में करना होगा ना, क्योंकि जेड एक्सिस तो उसी डायरेक्शन में हमेशा कोऑर्डिनेट का ही कॉन्फ्लिक्ट रहता है बिगनर्स को। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस एक्सिस में हमें 3D में कन्वर्ट करना है। तो जिधर जेड एक्सिस होगा हमेशा ध्यान में रखना, उसी डायरेक्शन में आपकी बॉडी, आपका 2D स्केच 3D में कन्वर्ट होगा। तो अब मुझे यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, अब मुझे इसको, मैं चाहता हूँ कि ये 3D में बने, लेकिन एक तरफ सर्कल हो, लेकिन दूसरे छोर पे
रेक्टेंगुलर शेप हो या कोई दूसरा शेप हो तो कैसे होगा। जैसे हमने एक्सट्रूड अगर कमांड लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके एंटर करते हैं, तो ये देखो दोनों जगह पे एक ही शेप है, यहाँ पे सर्कुलर है, यहाँ पे भी सर्कुलर, मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर चाहता हूँ या कोई डिफरेंट शेप चाहता हूँ तो कैसे होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे आपको रेक्टेंगुलर शेप बनाना पड़ेगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा, आप डायरेक्टली रेक्टेंगल लेके यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी नहीं क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने बिना रेफरेंस के यहाँ पे बनाया है। ठीक है, आपको विजुअली तो दिख रहा है कि यहाँ पे आपने बना दिया, लेकिन ये एक्चुअली उस यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे नहीं बना है, उसी सरफेस पे बन गया है या किसी और डायरेक्शन में बन गया है। ऑटोकैड के अंदर ये बहुत बड़ा इशू है कि आपको हमेशा रेफरेंस के बेसिस पे ही 2D स्केच बनाना पड़ता है। अब अगर मैंने इसको रेफरेंस पे बिना रेफरेंस के बनाया है तो अब मैं इसको चेक करूंगा कि कुछ डिस्टेंस पे बना है कि नहीं। तो अब मैं इसको रोटेट करके देखूंगा तो आप देखो उसी रेफरेंस पे बन गया है। ठीक है, उसी सरफेस पे बन गया। इसको रोटेट करोगे उसी सरफेस पे बन गया है, जबकि डिफरेंट सरफेस पे होना चाहिए था। तो इसको मैं दोबारा SW आइसोमेट्रिक व्यू में आया, इसको मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल के लिए, और ये यहाँ से लाइन लिया, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक किया और यहाँ से रेफरेंस ले लिया, इतने डिस्टेंस पे बनना चाहिए हमारा रेक्टेंगल। तो यहाँ पे अब मैंने रेक्टेंगल लिया, इसके कॉर्नर से बना सकते हो या फिर जैसे आप रेफरेंस लो उस हिसाब से आप बना सकते हो। अब मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इससे इसको कनेक्ट करूँगा। तो कैसे करूँगा, हमारे पास कमांड है लॉफ्ट। अब यहाँ पे एक्सट्रूड काम नहीं करेगा, लॉफ्ट काम करेगा। मैंने लॉफ्ट लिया, इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया और डबल एंटर प्रेस करूंगा मैं, तो देखो आप ये ऑटोमेटिकली 3D में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको अगर डिफरेंट स्केच के डिफरेंट प्रोफाइल के 3D ऑब्जेक्ट को बनाना है तो उसके लिए आपको लॉफ्ट कमांड यूज़ करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि 2 ही हो सकते हैं, 3, 4, 5 जैसा आप चाहो वैसा बना सकते हो। जैसे मैंने सेंटर से लिया, यहाँ से एक लाइन और यहाँ तक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कोई एलिप्स बने, तो यहाँ से एलिप्स लिया मैंने, ये लिया मैंने। ठीक है, इसको थोड़ा सा शेप चेंज कर सकते हो आप जैसा आप चाहो। ठीक है, ये लिया हमने। अब मैं लॉफ्ट लेता हूँ, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, 2 बार एंटर प्रेस करूंगा तो इस तरीके से हमारा एक लॉफ्ट बॉडी बन जाएगी। आप रोटेट करके इसको दे सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा आप चाहते हो। ठीक है, तो आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही हमारा एक 3D बॉडी बन गया। अब हम बात करते हैं, इसके अंदर मुझे होल करना है तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे एक सर्कल बना के या फिर कोई भी शेप आपको बना के एक्सट्रूड करना पड़ेगा, फिर यहाँ से सबट्रैक्ट कमांड लेके सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, अगला जो कमांड आता है हमारा रिवॉल्व। रिवॉल्व बेसिकली होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारा, उसको सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि कोई भी यूटेंसिल्स आप ले लो, जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, बॉटल हो गए हैं या कुकर हो गया, कोई भी सिलेंड्रिकल शेप हो गए हैं या जिसका एक सेक्शन पूरे प्रोफाइल में रिवॉल्व करती हो। ठीक है, जैसे बुलेट हो गई, ठीक है, बुलेट मतलब गोली। तो उस टाइप के ड्राइंग्स को बनाने के लिए हम रिवॉल्व कमांड यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देखो, मैं अभी फ़िलहाल के लिए जेड एक्सिस मैं हमेशा ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ, तो मैं फिर से इसको जेड एक्सिस को लिया हमने, इस पर क्लिक किया और दोबारा ऊपर कर दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे हेल्प मिलती है ड्राइंग को बनाने के लिए, मुझे मेरी आदत पड़ गई है जेड एक्सिस को हमेशा ऊपर लेके काम करने की। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किधर आप जेड एक्सिस को लेके चलते हो। अब हम देखते हैं कि रिवॉल्व कमांड कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने लाइन लिया, यहाँ से हमने इस तरीके से लाइन बनाना चालू किया, ये लिया हमने एक्स एक्सिस में इस तरीके से। सॉरी, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब इस लाइन का हमारा कोई काम नहीं है। लाइन लिया हमने, यहाँ से इधर आ गए, इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर दिए ऐसे। ठीक है, ये मैंने कोई एक बुलेट का हाफ सेक्शन बनाया है मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इसको इन सबको ज्वाइन करूँगा, जे एंटर, और एक बार क्लिक करके चेक भी कर लूँगा कि ज्वाइन हुआ है कि नहीं। अब मैं इसको इस लाइन को, सेंटर वाले लाइन को एक्सेस मान के इसको रिवॉल्व करूंगा, तो कम्प्लीटली 360 या जितने भी एंगल पे मैं इसको 3D में कन्वर्ट करना चाहूँ उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं रिवॉल्व कमांड लूँगा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे। ठीक है, रिवॉल्व सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया,
ठीक है, ये देखो आपका 3D में बन जाएगा। कितने एंगल पे करना है, कंप्लीट करना है तो 360 डिग्री आप वैल्यू डाल सकते हो, या फिर आप उतने एंगल का वैल्यू आप डाल सकते हो। हाफ करना है 180 या क्वार्टर हाफ करना है आपको 90 डिग्री डाल दो। तो अभी मैं फिलहाल बाय डिफॉल्ट 360 है तो मैं डायरेक्टली एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा 360 डिग्री पे। बुलेट टाइप का शेप ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हो, इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको कोई इस तरीके का शेप बनाना हो, या जैसे आप देखो कि मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कोई भी रिवॉल्व टाइप का शेप आप ले सकते हो। जैसे कि अगर आपको बॉटल टाइप का शेप बनाना है तो यहाँ से हमने लिया इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी बना लो। इसको हमने लिया ऐसे और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, जे एंटर। फिर हमने रिवॉल्व लिया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, इसके यहाँ से लेके सॉरी सेंटर पे क्लिक नहीं हुआ था तो मैंने यहाँ से लिया रिवॉल्व, एंटर, सेंटर पे पिक किया, इधर पिक कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। देखो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। कोई भी शेप आप बना सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगला का जो कमांड है हमारा स्वीप। स्वीप बेसिकली वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको ट्यूब या फिर कोई पाइप जैसा शेप बना हुआ दिखे, तो वहाँ पे उस तरीके के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्वीप कमांड। स्वीप कमांड को बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रोफाइल की और एक पाथ की। जैसे आप देखो कि आप इमेजिन करो कि कोई पाइप है, पाइप जब इनलेट वाटर जहाँ से फ्लो होता है उसका शेप कैसा होता है, सर्कुलर। तो कोई भी आप पहले सर्कुलर बनाओ जिसको हम बोलेंगे प्रोफाइल, ठीक है। अब कितने लेंथ तक जाता है पाइप, उस लेंथ को बोलेंगे हम पाथ, ठीक है। अब मैं लेंथ के लिए मैं लाइन से बनाऊंगा पाथ। लाइन को हम बनाने के लिए हम हमेशा सेंटर पॉइंट चूज करेंगे और ऊपर की तरफ अब जेड एक्सिस में हमेशा पाथ बनाएंगे, ध्यान रखना आप, ठीक है। जेड एक्सिस से होते हुए कोई दूसरा एक्सिस हम ले लेंगे, जैसे जेड ले लिया, फिर इधर ले लिया, फिर जेड ले लिया, फिर इधर ले लिया। अब मैं वाई एक्सिस नहीं लूँगा, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना 2D हमेशा दो एक्सिस में फ्लो करता है। तो इस तरीके से हमने बना दिया। अगर आपको यहाँ पे बेंड दिखाना है तो आप यहाँ पे फिलेट लगा सकते हो। फिलेट का जो कमांड है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। 5 का लगाया, बहुत ही कम पड़ा, बहुत ही कम है ये 5, ठीक है। F एंटर, R एंटर मैंने दे दिया, 50 एंटर, M एंटर, ठीक है। एक्चुअली ये हट गया, दोबारा हम बना लेते हैं। लाइन दिया हमने, इसके सेंटर से पिक किया, ऊपर लिया, इधर लिया, इधर लिया, इधर लिया, ठीक है। F एंटर, R एंटर, 50 एंटर, मल्टीपल करना है मल्टीपल एंटर कर दो। इसको ले लेंगे हम और इसको ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से फिलेट हो जाएगा हमारा, ठीक है। काफ़ी 50 भी काफ़ी कम है क्योंकि लाइन काफ़ी बड़ी हो चुकी है, कोई बात नहीं, हम इस तरीके से ले लेंगे और फिर सबको हम ज्वाइन कर देंगे, जे एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कल को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, सर्कल हमारा प्रोफाइल है तो वो अलग ही रहेगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे अब हमें करना क्या है कि यहाँ से हमें लेना है स्वीप। स्वीप लिया हमने, सबसे पहले प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, फिर पाथ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्वीप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये कन्वर्ट नहीं हो पाया है क्योंकि यहाँ पे हमने जो फिलेट दिया था वो एरर की तरह काउंट कर रहा है ये, ठीक है। तो हम इसको डिलीट करेंगे क्योंकि बहुत ही छोटा स्मॉल अमाउंट में वो था इसका बेंड, ठीक है। तो मैं सिंपल में लाइन लेके इस तरीके से बना लेता हूँ। अगर मैं इसको फ़िलहाल के लिए मैं इसको फिलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबको सेलेक्ट किया, जे एंटर कर दिया। अब मैं स्वीप लिया, स्वीप कमांड दिया, प्रोफाइल पे क्लिक किया, एंटर किया और पाथ पे क्लिक किया, तो देखो अब डायरेक्टली ये पाइप और ट्यूब शेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो आप कोई भी पाइप या ट्यूब शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट स्केच बना सकते हो स्वीप कमांड के थ्रू। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो अगला कमांड है हमारा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पॉलीसॉलिड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। इसका मल्टीपर्पज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है इस कमांड को, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से यूज़ करते हो। तो जैसे पॉलीसॉलिड कमांड लिया,
अब सबसे ज़्यादा यूज़ इसका हम बाउंड्री के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सिविल में प्लॉट की बाउंड्री बनानी हो या फिर किसी रेजिडेंशियल एरिया की बाउंड्री क्रिएट करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने पॉलीसॉलिड लिया, यहाँ पे ऑप्शन आता है कि हाइट और विड्थ आपको डिफाइन करना है, तो वो हम बाद में डिफाइन करेंगे। पहले मैं रफली इस तरीके से बना के आपको दिखा रहा हूँ ये किस तरीके से काम करता है। देखो आप इस तरीके से, ये बहुत ही छोटा हाइट है, अभी इस तरीके से हम बाउंड्री हम क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। आपको बंद करना है, आपको यहाँ पे एंड पॉइंट दिख नहीं रहा, आप सी एंटर प्रेस कर दो तो ये क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपको डायमेंशन के बेसिस पे बनाना है तो आप पॉलीसॉलिड लो, यहाँ पे हाइट ये हो जाएगी और विड्थ इसकी थिकनेस हो जाएगी, ठीक है। तो हाइट अभी बाय डिफ़ॉल्ट 4 है, अभी हमने हाइट डिफ़ॉल्ट ले लिया 10, ठीक है। और विड्थ दे दिया हमने W, विड्थ दे दिया हमने 3, ठीक है। अब हम यहाँ से बनाना चालू कर देंगे। देखो बन जाए 3 ज़्यादा मोटा हो गया और हाइट भी बढ़ गई। इस तरीके से आप कोई भी बाउंड्री शेप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कोई राउंड शेप है तो A एंटर कर दूंगा तो आर्क जैसा शेप आएगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। अब लाइन जैसा शेप चाहते हो या फिर लाइन जैसे शेप चाहते हो तो आप L एंटर प्रेस कर दो तो अब लाइन जैसा शेप बनेगा इस तरीके से। अब आपको क्लोज करना है, C एंटर प्रेस कर दो, ये क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। तो आप इस तरीके से कोई मल्टी शेप का कोई बाउंड्री स्केच भी क्रिएट कर सकते हो। आपको लाइन बना के ज्वाइन करके एक्सट्रूड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली एक आप बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो प्री डिफाइंड पॉलीसॉलिड की हेल्प से। हमारा अगला जो कमांड है वो है हमारा प्रेस पुल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है इसके अंदर। प्रेस पुल बेसिकली क्या काम करता है कि कोई भी स्केच को 3D में कन्वर्ट कर देता है और मल्टीपल पर्पस की तरह काम करेगा, कट एक्सट्रूड भी करेगा और कट भी करेगा। जैसे आप देखो कि आपने ये एक एनक्लोज एरिया बनाया है, इसको अंदर आपको फिल करना है इसका बेस, तो आपको कुछ नहीं करना, कोई भी क्लोज एरिया हो उसके अंदर आपको प्रेस पुल लेना है और उस क्लोज एरिया में क्लिक करना है, ठीक है। कितना आपको फिल करना है इसका बेस आप थिकनेस दे सकते हो या ऊपर हाइट तक आपको इसको बना सकते हो। जैसे मैंने बेस में हमने दे दिया कितना होना चाहिए तो हमने इतने पे क्लिक कर दिया, ये अपने आप बन जाएगा। अब आप देखो कि मैं चाहता हूँ कि इतने एरिया में मुझे कोई कट करना है, जैसे मैंने सर्कल ले लिया और उतने एरिया में मैंने एक सर्कल बना दिया। अब मैं चाहता हूँ इतने सर्कुलर एरिया में वो कट कर दें। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस लाइन के रेफरेंस के बेसिस पे मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊँगा, ठीक है। और ठीक है, वहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया इसके सेंटर मान के, ठीक है। अब मैं इसको प्रेस पुल लूँगा, उस सर्कुलर एरिया में क्लिक करूँगा। अगर मैं नीचे की तरफ क्लिक किया तो वो कट कर देगा, अगर मैं ऊपर की तरफ क्लिक करता तो वो एक्सट्रूड कर देता। जैसे हमने प्रेस पुल लिया, इसके क्लोज एरिया के अंदर क्लिक किया, अगर मैं ऊपर की तरफ क्लिक करता तो एक्सट्रूड कर देता। तो प्रेस पुल का बहुत ज़्यादा यूज़ है, कट का भी काम करता है, एक्सट्रूड का भी काम करता है। कोई एक सर्कुलर या कोई एक एनक्लोज एरिया हो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इस प्रेस पुल को। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा यूनियन, सॉलिड यूनियन बेसिकली होता क्या है? बेसिकली ये आपका सॉलिड यूनियन कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा 3D स्केचेस को, 3D बॉडी को एक पार्ट में, एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करता है। जैसे आप देखो कि ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं। अब आपको चाहते हो कि एक बार में दोनों सेलेक्ट हो जाए, यानी एक एंटिटी बन जाए, तो आपको यूनियन लेना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और एंटर प्रेस करना पड़ेगा। अब आप एक पे क्लिक करोगे तो दोनों सेलेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो यूनियन। अगला जो कमांड है हमारा वो है इंटरसेक्ट बेसिकली क्या होता है कि 2 ऑब्जेक्ट आप बनाते हो, ठीक है, इंटरसेक्ट, और इसके अंदर मैंने एक सिलेंडर बना दिया इसके सरफेस के ऊपर, सपोज करो, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी है और ये भी है, ठीक है। अब क्या है कि दोनों बॉडी एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अब मुझे उतना पार्ट चाहिए जो पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम इंटरसेक्ट कमांड लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, तो जो इंटरसेक्ट पार्ट होगा वही हमारा बचेगा। अभी फ़िलहाल के लिए वो बाहर की तरफ बन गया है, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। एक सिलेंडर लिया, इसके कॉर्नर से मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अभी मैं इंटरसेक्ट लिया, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो जो इंटरसेक्टिंग पार्ट होगा रह जाएगा यहाँ आपका और वो क्रिएट हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग पार्ट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्ट तो आपको बता ही चुका था, तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। इस सेक्शन मेशिंग वाले सेक्शन को मेशिंग टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो हमारा कमांड है वो है हमारा इंटरफेयर भी इंटरसेक्ट की तरह ही काम करता है। ये बेसिकली जो भी इंटरफेयरिंग
पार्ट होते हैं उनको डिस्प्ले करेगा, हाईलाइट करेगा, उनको डिलीट नहीं करेगा। जो भी अनइंटरफेयरिंग ऑब्जेक्ट होंगे उनको डिलीट नहीं करेगा, बस आपको डिस्प्ले कर देगा। कैसे करेगा? आप इंटरफेयर लो, दोनों को सेलेक्ट करो और एंटर प्रेस करो और एक बार और एंटर प्रेस करोगे तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा रेड कलर में, जो भी इंटरसेक्टिंग जोन है। यहाँ पे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, यहाँ पे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करके जूम इन जूम आउट करके आप देख सकते हो, बस देखने के लिए कि क्या पार्ट आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ से क्लोज कर दो आप तो हट जाएगा। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमांड है हमारा स्लाइस। स्लाइस बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया, इसको कट करके देखना है मुझे, ठीक है, इसको बीच से काट के देखना है, तो किस तरीके से आप देख पाओगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि स्लाइस यूज करना पड़ेगा। आप ऑब्जेक्ट के सरफेस पे क्लिक करो, जिस सरफेस से आप काटना चाहते हो, एंटर प्रेस करो। कहाँ से कहाँ तक काटना चाहते हो? मैं इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक काटना चाहता हूँ, तो इस कॉर्नर पे क्लिक करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो वो दो पार्ट में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करोगे ये अलग हो गया, ये इस पे क्लिक करोगे ये अलग हो गया। अब अलग तो हो गया, अब अलग अलग करके देखना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करो तो इसके कोऑर्डिनेट्स दिख जाते हैं। इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं गिज्मो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको हम आगे कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ जाओ कि इसको गिज्मो बोलते हैं, और इस गिज्मो के उस एक्सिस पे पिक करके इसको मूव करेंगे तो ये ऐसे मूव हो जाएगा। ऊपर मूव करोगे पिक करके ऊपर मूव हो जाएगा। वाई एक्सिस, जिस एक्सिस में पिक करके मूव करोगे उस एक्सिस में ये मूव हो जाएगा। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। दोबारा करके देखते हैं। स्लाइस लिया हमने, इस सरफेस पे क्लिक किया हमने, ठीक है, एंटर प्रेस किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, एंटर प्रेस किया। अब देखो ये डिवाइड हो जाएगा उस एक्सिस के अलॉन्ग। अभी हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जेड एक्सिस हमारा ऊपर था, जेड एक्सिस हमें उस एक्सिस के अलॉन्ग इधर करना पड़ेगा तब हो पाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसी सरफेस पे करके दिखा देता हूँ आपको। इस पॉइंट पे हमने क्लिक किया और इस पॉइंट पे हमने क्लिक किया और एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब देखो ये हो गया। इस तरीके से आप पिक करके इसको अलग कर सकते हो। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं स्लाइस। अगला जो कमांड है हमारा वो है हमारा थिकन। थिकन बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप कोई एक लाइन हो गया, आप चाहते हो कुछ एक्सपेरिमेंट करना, आपने लाइन को ही एक्सट्रूड कर दिया बिना कोई थिकनेस दिए, बिना कोई एनक्लोज एरिया बनाया, जैसे आपने लाइन को एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा कि एक सरफेस के फॉर्म में एक्सट्रूड होगा जिसकी जीरो थिकनेस है, कोई थिकनेस नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि इसकी थिकनेस देना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे थिकन का ऑप्शन है, थिकन पे क्लिक करोगे, इसके स्केच बॉर्ड सरफेस के ऊपर क्लिक करके एंटर प्रेस करोगे और यहाँ पे थिकनेस की वैल्यू पूछेगा, वैल्यू अपने दे दिया हम 10, एंटर प्रेस करोगे 10 थिकनेस का, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप थिकनेस दे सकते हो किसी भी जीरो थिकनेस वैल्यू या सरफेस बॉडी के। अगला जो कमांड है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर 4 कमांड दिख रहे हैं। पहला जो है एक्सट्रैक्ट एज। एक्सट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, आप चाहते हो कि इसके एजेस को आप कॉपी करना चाहते हो 2D में, मतलब आप चाहते हो कि ये जिस शेप का एज है उसी शेप का एक 2D स्केच मिल जाए आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे एजेस वाइट कलर से हाईलाइट हो गए लाइंस के फॉर्म में। अब आपको अलग करके देखना है तो आप 3D बॉडी पे क्लिक करो और इसको पिक करके मूव कर दो इस एक्सिस से, या डायरेक्टली आप मूव कमांड भी यूज़ कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे एक उसी एज पे जैसे जैसे लाइन गई है उस एज पे वैसे वैसे यहाँ पे लाइन क्रिएट होगा। ये 3D में नहीं है, ध्यान रखना, ये एक 2D में स्केच है, बस ये इसको एज को कॉपी कर दिया, ओवरराइट कर दिया उसके एज को। तो इस तरीके से आप एज को ओवरराइट करने के लिए एक्सट्रैक्ट एज, नाम से समझ पा रहे हो कि एजेस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा चाहे जिस टाइप के शेप हो। अगला जो कमांड है वो है हमारा इम्प्रिंट। इम्प्रिंट बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने कोई 3D बॉडी बनाई, ठीक है, उसके ऊपर आप कोई भी 2D स्केच बनाते हो। जैसे हमने लाइन लिया, इसके एज पे हमने कोई स्केच बनाया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने कोई भी स्केच बनाया। अब ये क्या है कि ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, लेकिन आप चाहते हो कि ये 3D से 2D को आपको ज्वाइन करना है, कि आप 3D और 2D दोनों को एक साथ सेलेक्ट करो और एक साथ ज्वाइन हो जाए। तो उस केस में ये कमांड आप यूज़ करोगे जो है हमारा इम्प्रिंट। इम्प्रिंट लिया हमने, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया हमने, इसको या जो भी है, एंटर प्रेस किया हमने, फिर इसको लिया, एंटर प्रेस किया, इसको लिया,
एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब देखोगे, अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो वो स्केच भी सॉरी इस लाइन को हमने सेलेक्ट नहीं कर पाया था, वो नहीं सेलेक्ट हो रही है। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जिस लाइन को हमने सेलेक्ट किया था वो 3D बॉडी के साथ सेलेक्ट हो रही है। देखो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, वो भी सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट करूंगा वो सारा का सारा डिलीट होगा, ठीक है। तो वो बॉडी के साथ हमारा सॉरी डिलीट नहीं होगा, वहाँ पे बॉडी के साथ डिस्प्ले तो होगा लेकिन डिलीट नहीं होगा। तो इस तरीके से सेलेक्ट करने पे ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में हम 2D से 3D बॉडी को ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इम्प्रिंट। अगला जो है हमारा कलर एज है। कलर एज बेसिकली क्या होता है कि एज को कलर करता है। जैसे मान लो कि कोई हमारी 3D बॉडी है, उसके एज को मुझे कलर करना है, तो उस एज पे क्लिक करूँगा। इन तीनों एजेस को मुझे ग्रीन करना है, तीनों को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, तो वो ग्रीन कलर हो गया। अब दिखेगा नहीं आपको, कब दिखेगा? जब आप इसका 2D वायर फ्रेम ऑन करोगे। यहाँ से देखो वायर फ्रेम जैसे ही आपने ऑन किया ये ग्रीन में दिख जाएगा आपका, ठीक है। रियलिस्टिक करोगे वो नहीं दिखेगा, ठीक है। 2D के लिए है बस वो। अगला जो कमांड है हमारा वो है कॉपी एज। आप चाहते हो कि कोई एक ऐसा स्केच बनाना जो इसी के प्रोफाइल का हो और आप वो प्रोफाइल दोबारा बनाना नहीं चाहते हो, उसी के जैसा बनाना चाहते हो, तो आप उसके एज को कॉपी कर लो, फिर आपको ज्वाइन करके आप दोबारा बना सकते हो। मैं चाहता हूँ कि इसी के जैसा कोई और एक ऑब्जेक्ट बने, तो इसके ये तीनों एजेस को मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से सॉरी कलर सेलेक्ट हो गया था, मैं दोबारा वो सेलेक्ट करता हूँ कॉपी एज। इसको सेलेक्ट किया हमने, इसको सेलेक्ट किया हमने, इसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, इसके ऊपर क्लिक किया और इधर हमने कॉपी कर दिया, ठीक है। अब आप दोबारा इसको एंटर कर दो, अब आप दोबारा इसको ज्वाइन कर लो, फिर आप एक्सट्रूड कर सकते हो या जो भी कुछ करना है आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। एज को कॉपी कर सकते हो आप। ये तो हमारा कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कमांड है वो है एक्सट्रूड फेस। ये बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसके फेस को दोबारा आपको बढ़ाना है, तो उस फेस पे आप क्लिक करोगे, एंटर प्रेस करोगे और बेस पॉइंट पे क्लिक करके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। तो ये बढ़ जाएगा उस तरीके से, ठीक है। आप फेस को दोबारा बढ़ा सकते हो, एक्सट्रूड एक्सटेंड कर सकते हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। टेपर फेस, फेस को टिल्ट कर सकते हो, जितना एंगल चाहो आप उतना एंगल आप टिल्ट कर सकते हो। जैसे ये हमने सरफेस का फेस लिया, एंटर किया, ठीक है। इसका बेस पॉइंट हमने ले लिया, इस बेस पॉइंट से कितने एंगल पे आपको चाहिए वो एंगल आप डाल दो, 20 डिग्री हमने डाल दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे टेपर एंगल में डाल दिया, सॉरी 20 डिग्री अब हम डाल देंगे, उस तरीके से टेपर कर देगा हमारा, ठीक है, टेढ़ा कर देगा। अगला जो कमांड है हमारा टेपर के बाद से मूव फेस। किसी एक फेस को मूव करना है तो फेस पे क्लिक करोगे, एंटर करोगे, फेस वन पे करके इधर क्लिक करोगे तो फेस हमारा मूव हो जाएगा। फेस मूव का मतलब ये एक्सटेंड फेस कर देगा, एक्सट्रूड फेस की तरह ही काम करता है, या इस तरीके से एक्सट्रूड फेस की तरह ही काम करेगा। कॉपी फेस क्या करेगा, कॉपी लिया, सेलेक्ट किया, एंटर किया और यहाँ पे बेसमेंट पिक करके इधर क्लिक कर दिया, ये कॉपी कर देगा। ऐसे सरफेस फॉर्म में ये कॉपी करेगा, इसका एक डुप्लीकेट सरफेस कॉपी कर देगा। अगला जो कमांड है हमारा वो है ऑफसेट फेस। फेस को ऑफसेट कर देगा। इसको लिया हमने, एंटर किया, यहाँ पे बेस पॉइंट लिया और यहाँ पे क्लिक किया, ऑफसेट कर देगा। ये भी बढ़ाने का ही काम करता है फेस को। जो कमांड है हमारा रोटेट फेस कर सकते हो। फेस पे आप क्लिक करो, सेलेक्ट करो, एंटर करो, एंटर करो। आप यहाँ पे बेस पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हो, कितने डिग्री रोटेट करना है, 10 डिग्री रोटेट करना है, आप 10 डिग्री डाल दो। इस तरीके से ये रोटेट हो जाएगा आपका फेस। एंगल डाल दो 10 डिग्री, इस तरीके से आपका फेस रोटेट हो जाएगा। अगला जो कमांड है हमारा वो है आपका कलर फेस। फेस को आपको कलर करना है, फेस पे आप क्लिक करो, एंटर करो, ठीक है। कौन सा कलर आप देना चाहते हो वो आप कलर सेलेक्ट करो, ओके कर दो। आप फेस का कलर चेंज कर सकते हो इस तरीके से। कलरफुल आपको जब भी बॉडी बनानी हो तो आप इस तरीके से कलर फेस आप यूज़ करके कलरफुल बॉडी या फिर कोई अलग आइडेंटिफिकेशन मार्क करना हो तो उसके लिए कलरफुल फेस आप यूज़ कर सकते हो। अब हम इसके बाद से आते हैं जो है हमारा सेपरेट। सेपरेट को हम आगे कवर करेंगे, फिलहाल के लिए भी हम देखते हैं शेल कमांड। स्टॉप स्टार्ट सब। अब हमारा अगला कमांड आता है शेल कमांड। शेल कमांड क्या होता है बेसिकली कि किसी बॉडी को अंदर से हॉलो कर देता है। जैसे इस बॉडी को मुझे अंदर से हॉलो करना है तो बॉडी पे सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, ठीक है। कितने थिकनेस को हॉलो करना है, अंदर से थिकनेस क्या रहनी चाहिए, जैसे हमने दे दिया 1 थिकनेस होनी चाहिए, एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये अंदर से 1 थिकनेस का ये हॉलो हो जाएगा। अब कैसे पता चला कि अंदर से ये हॉलो हुआ, तो आप इसको यहाँ से स्लाइस करके आप देख सकते हो। स्लाइस लिया हमने, इसके एजेस से इस एज तक हमने क्लिक किया और एंटर प्रेस कर दिया। इसको कट करके हम इसको मूव करके देखते हैं कि क्या सच में हॉलो हुआ है। जी हाँ,
ये देखो आप इस तरीके से अंदर से इस तरीके से हॉल हो जाएगा। आप रोटेट करके भी देख सकते हो, ठीक है, इधर भी देख सकते हो, ठीक है, अंदर से ये हॉल हो चुका है। तो इस तरीके से आप शेल करके किसी भी बॉडी को शेल कर सकते हो। अगला जो हमारा टॉपिक आता है इसके अंदर, ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को मिरर करना हो 3D में, तो आप मिरर कर सकते हो 3D कमांड के थ्रू। तो यहाँ से आपको 3D मिरर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस बॉडी को हमने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, कोई एक रेफरेंस लाइन आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे हमने रेफरेंस लाइन ले लिया, फिर ये लिया, फिर ऊपर से हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट, नो करना, एंड प्रेस कर, तो यहाँ पे आपका मिरर हो जाएगा। एक बार और हम देखते हैं कि हम कैसे किया। 3D मिरर सेलेक्ट किया हमने, एंटर प्रेस किया। हमेशा 3 एक्सिस में आपको तीन जगह क्लिक करना पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस के स्टार्ट और एंड पॉइंट पे, फिर ये जेड एक्सिस में आपको एक क्लिक करना पड़ेगा और एंटर प्रेस करना पड़ेगा, तो आपका डायरेक्टली ये मिरर हो जाएगा इस तरीके से। या फिर कोई एक रेफरेंस लाइन आप बना सकते हो, एल एंटर करके कोई भी आप यहाँ पे इसके रेफरेंस में एक रेफरेंस लाइन बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और उसी लाइन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर प्रेस करो और लाइन के इन तीनों कॉर्नर पॉइंट पे आप टिक करोगे, ये मिरर हो जाएगा इस तरीके से। मिरर 3D मिरर में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तीनों पॉइंट पे आपको क्लिक करके आपको मिरर करना है। तो जो अगला कमांड है वो है हमारा ये 3D अलाइन। बेसिकली ये क्या काम करता है 3D अलाइन, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डिफरेंट लोकेशन पे या डिफरेंट एंगल पे प्लेस है, तो उसको हम सेम उसी लोकेशन पे या उसी के जैसा हमें उसी के रिस्पेक्ट में अलाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे आप देखो कि एक हमने रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। अब मैं इसको रोटेट कर दे रहा हूँ, 3D रोटेट में करता हूँ इसको। हमेशा रोटेट के लिए 3D रोटेट ही यूज करेंगे। और यहाँ पे एक बन के आ जाता है। अभी मैं 3D रोटेट के बारे में आपको अभी बताऊंगा मैं। तो ये लिया हमने, इसको हल्का सा रोटेट कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसका वायर फ्रेम व्यू चेक करता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो 3D अलाइन लिया हमने, इसको मुझे इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के बराबर, इसी के जैसा अलाइन कर देना है और इससे सटा के मुझे लगा देना है। तो ये लिया हमने। सबसे पहले आप सोर्स ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, एंटर प्रेस करोगे और इसके किसी 3 या 4 पॉइंट पे क्लिक करोगे आप, 1, 2 और ऊपर वाली ये लाइन 3, ठीक है। फिर सेम उसी के रिस्पेक्ट में उसी लाइन पे इस पे भी क्लिक करना है, उन्हीं पॉइंट्स पे। तो इसके रिस्पेक्ट में पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा ऊपर वाला था। तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये वाला हो जाएगा, तीसरा ऊपर वाला हो जाएगा। तो पहले वाले पे क्लिक करो आप, दूसरे वाले पे क्लिक करो आप और तीसरे वाले पे क्लिक करो आप। देखो ऑटोमेटिकली उस एंगल पे अलाइन हो गया ना। इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हो उनको, या फिर आप दूसरे तरीके से भी अलाइन कर सकते हो। जैसे देखो आप कि मुझे इस सरफेस को इस सरफेस से मिला के यहाँ पे अलाइन करना है, ठीक है। तो आप 3D अलाइन लो यहाँ से और इस वाले सोर्स ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, इसके 3 पॉइंट पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। ये लिया मैंने, ठीक है, फिर ये लिया, फिर ये लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर ये पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर ये पॉइंट लेना पड़ेगा। देखो अलाइन हो गया ना हमारा। तो इस तरीके से जिस एंगल पे, जिस पोजीशन पे आपको अलाइन करना है उस तरीके से आप अलाइन कर सकते हो। अगला जो कमांड है हमारा वो है आपका 3D मूव। 3D मूव का कमांड आप 3DMO लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। एक चीज मैं आपको शुरू में बताना भूल गया कि ऑटोकैड 3D के अंदर सारे शॉर्ट कीज उसके पूरे नाम पे होते हैं, मोस्टली तो पूरे नाम ही होते हैं। तो इसलिए हम ऑटोकैड 3D के अंदर शॉर्ट की हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि आप जितनी देर में टाइप करोगे पूरा नाम, उतनी देर में आप आइकन क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप भूल जाते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पूरा नाम टाइप कर देना है। तो इसलिए हम 3D मॉडलिंग के अंदर शॉर्ट कीज हम ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, हम हमेशा आइकन से ही चूज करते हैं। अब अगला जो कमांड है हमारा 3D मूव, इसको सेलेक्ट किया हमने, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे एक एक्सेस दिख जाता है, किस एक्सेस के अलॉन्ग मूव करना है। मुझे इस एक्सेस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो इस एक्सेस पे पिक करके इधर मूव कर सकते हो या वैल्यू भी डाल सकते हो आप। ये लिया हमने, 3D मूव सेलेक्ट किया, इसको पकड़ के इधर मूव कर लिया। जिस एक्सेस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं उस सेगमेंट में मूव कर सकते हो, या फिर वैल्यू भी डाल दोगे तो उसी डिस्टेंस पे वो मूव हो जाएगा। अगला जो है आपका वो है 3D रोटेट। 3D रोटेट कैसे काम करेगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर करो, तो यहाँ पे तीनों एक्सेस बन के दिख जाएंगे आपको। जिस एक्सेस के लॉन्ग रोटेट करना है, जैसे मुझे इस एक्सेस ग्रीन वाले के एक्सेस के लॉन्ग रोटेट करना है, ग्रीन वाले एक्सेस पे पिक करो, कितने डिग्री करना है आप डिग्री की वैल्यू डाल सकते हो
जैसे मैंने 90 डाल दिया या 60 डाल दिया, 60 डिग्री ये रोटेट हो जाएगा इस तरीके से। अगला जो कमांड है हमारा 3D स्केल है। स्केल क्या करेगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, इसको डबल ट्रिपल 4 टाइम जितना आप चाहो उतना बड़ा ये बड़ा कर सकते हो, इस तरीके से 3D स्केल हो जाएगा। बाकी जो सारे कमांड है वो 2D वाले ही कमांड है, मूव, रोटेट, स्केल, ये सारे 2D के कमांड है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। आगे हम पढ़ते हैं जो है सेक्शन प्लेन। सेक्शन प्लेन क्या होता है, अभी हम 3D व्यू इसका ओपन करते हैं। सेक्शन प्लेन क्या होता है कि इसको बीच से कट करके मुझे रिप्रेजेंट करके देखना है कि अंदर क्या फीचर है, तो हम सेक्शन प्लेन लेते हैं और इसके सरफेस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एक प्लेन यहाँ पे आगे लग जाएगा। अब प्लेन को मुझे बीच में करना है, तो आप प्लेन के ऊपर क्लिक करो, ये एक्सिस आ जाएगा, एक्सिस को पिक करके अंदर मूव करोगे, जितने डिस्टेंस पे करोगे उतने डिस्टेंस पे उसको प्लेस कर दो, उतने पोर्शन को ये कट करके दिखा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है ना, कि यहाँ पे अगर हम सपोज ये वाली बॉडी इधर है, प्लेन से बाहर है, इधर है, ठीक है, और अगर मैं इसको अंदर की तरफ करूंगा, ठीक है, इस तरीके से, तो ये वाली बॉडी का भी पोर्शन कट हो जाएगा, यानी इस प्लेन से आगे की तरफ जितनी भी बॉडीज रिप्रेजेंट हुई होंगी वो सब की सब डिलीट हो जाएगा, मतलब वो सब की सब सेक्शन प्लेन के अकॉर्डिंग कट हो जाएंगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। यहाँ पे और भी तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ऐसे स्लाइस फॉर्मेट में आप देख सकते हो, ठीक है, बाउंड्री फॉर्मेट में देख सकते हो, ये बाउंड्री, या वॉल्यूम फॉर्मेट में भी आप देख सकते हो, बॉक्स के फॉर्मेट में प्लेन को, ठीक है, आपके ऊपर है। प्लेन को रोटेट करना है, ऐसे मैंने प्लेन सेलेक्ट किया, इसको रोटेट करना है, मुझे फ्लैट देखना है, तो आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर दो, फ्लैट दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे जॉग का ऑप्शन है, जॉग में भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जॉग में क्या होगा आपका, देखो जॉग में क्या होगा आपका कि आप जॉग पे क्लिक करोगे और इसके इस पॉइंट पे क्लिक करोगे ना, इस तरीके से जिगजैग शेप में आपका कट करके दिखा देगा ये, इसीलिए ऐड जॉब इस पे क्लिक किया और इस तरीके से कट करके इस तरीके से प्लेन को दिखा देगा। जॉब के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, जो हमारा अभी इसके बाद आएगा टॉपिक में। अभी हम आगे बढ़ते हैं, होम पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा प्लेन, ठीक है। अब इस तरीके से आगे आएंगे हम, तो यहाँ पे आप जैसे आप देख पा रहे हो बहुत सारे एक्सेस हैं, जिस एक्सेस को आपको चूज करना है उस एक्सेस को आप चेंज कर सकते हो। जैसे हम जनरली क्या करते हैं कि मुझे अभी मैं प्लेन को डिलीट कर देता हूँ, है ना, ठीक है, वो सारी चीजें वापस आ जाएंगी प्लेन जैसे ही आप डिलीट करोगे। अगला जो हम पढ़ते हैं, जैसे हमने ये जेड एक्सेस है, जेड एक्सेस लिया, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, उसको उस एंगल पे चेंज कर दिया, जैसे मान कि इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया हमने, मुझे वापस उसी प्लेन पे आना है, उसी एक्सेस पे लाना है जो इसका ओरिजिनल है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप क्लिक करो और वर्ल्ड यूसीएस पे आप क्लिक करोगे तो ओरिजिनल ला सकते हो, या यहाँ पे भी ऑप्शन है वो सेम, यहाँ से भी आप आ सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ओरिजिनल उसी कोऑर्डिनेट पे हमारे एक्सेस रिलोकेट हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन दोनों चीज़ों को तो मैंने आपको बता ही दिया था। आगे जब हम बढ़ रहे हैं, जो है हमारा कलिंग। कलिंग क्या है बेसिकली कि जब भी आप कर्सर को बॉडी के ऊपर रखते हो तो बॉडी जब हाईलाइट होती है तो अंदर के जो हिडन फीचर्स होते हैं, जैसे अंदर के कट हो गया या पीछे की लाइन, जैसे ये पीछे वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली ये दिख रही है, तो कलिंग ऑफ रहेगा तो वो दिख जाएगी। अगर कलिंग ऑन होगा तो वो अंदर की लाइन नहीं दिखेंगी, आप देख पा रहे हो ना, वो अंदर की लाइन नहीं दिखेगी। अगर कलिंग ऑफ है तो वो दिख जाएंगे हिडन लाइंस, ठीक है, 3D व्यू के अंदर। अब आगे हम बढ़ते हैं फिल्टर्स। फिल्टर्स बेसिकली क्या है कि अभी नो फिल्टर सिलेक्टेड है, मतलब कि बॉडी के ऊपर सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो सारी चीजें सेलेक्ट हो रही हैं, जैसे इसके कॉर्नर हो गए, एज होंगे, सरफेस होंगे, सब चीजें सेलेक्ट हो रही हैं। लेकिन अब मैं इसको करूंगा वर्टेक्स फिल्टर, मतलब जो कॉर्नर होता है ये वर्टेक्स होता है। अब मैं क्लिक करूंगा बॉडी के ऊपर, अब केवल और केवल मुझे वर्टेक्स ही सेलेक्ट होंगे इस तरीके से, ठीक है, वर्टेक्स ही सेलेक्ट होगा। मैं चाहूंगा कि इसका सरफेस सेलेक्ट करूं, नहीं सेलेक्ट होगा, नहीं हो रहा है ना। एज सेलेक्ट करूं, एज भी नहीं हो रहा है ना। ऐसे ही हमारा एज है, एज पे क्लिक करूं अब केवल एज सेलेक्ट होगा, बाकी कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा। ऐसे हम फेस सेलेक्ट करूंगा, अब केवल फेस सेलेक्ट होगा, बाकी एज वगैरह कुछ सेलेक्ट नहीं होगा, या वर्टेक्स भी सेलेक्ट नहीं होगा। तो जनरली हम नो फिल्टर करते हैं जिससे हमारी सारी चीजें सिलेक्टेड हो जाएं। आगे हम बढ़ते हैं, जो है हमारा गिज्मो। गिज्मो क्या है बेसिकली, इस कोऑर्डिनेट को हम गिज्मो बोलते हैं, लेकिन ये गिज्मो तब कहलाएगा जब हम बॉडी के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके तीनों कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट होते हैं, तब हम इसको गिज्मो बोलते हैं। अभी देखो ये मूव गिज्मो है, मूव गिज्मो सेलेक्टेड किया गया है, मतलब कि बॉडी को अगर कहीं पे भी मूव करना है तो ये गिज्मो रिप्रेजेंट हो जाएगा और आप उस एक्सेस पे पिक करके इसको मूव कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, इस तरीके से जैसा आप चाहो वैसे मूव कर सकते हो।
इस एक्सेस पे करना है, इस एक्सेस के अलावा आप मूव कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मूव गिज्मो के बाद आता है हमारा रोटेट गिज्मो। आपको रोटेट करना है, आप इस पे क्लिक करो, मतलब आपको रोटेट कमांड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मूव कमांड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली गिज्मो की हेल्प से उसी एक्सेस के अलावा रोटेट मूव जो भी करना है आप कर सकते हो। अगला हमारा स्केल गिज्मो, मतलब कि मल्टीपल टाइम बड़ा या छोटा करेगा इस तरीके से, ठीक है। नो गिज्मो मतलब कोई गिज्मो नहीं, ठीक है। तो फिलहाल मूव गिज्मो रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे लेयर, ग्रुप, व्यू, वो सारे 2D के ही कमांड है, तो इसको हम अभी स्किप करते हैं क्योंकि हम सारे 2D में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि होम पे ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, अब प्रॉपर सॉलिड सेक्शन के अंदर आते हैं। तो सॉलिड सेक्शन के अंदर भी हमने पहले ही सारी चीजें कवर कर ली हैं जो होम में रिप्रेजेंट हो रही थी, जैसे ये बॉक्स, पॉलीसॉलिड, ये सब हमने पहले ही कवर कर लिया है। एक्सट्रूड, प्रेस, पुल, स्वीप, लॉफ्ट, ये सब हमने पहले ही कवर कर लिया है। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ठीक है। फिलेट भी हो चुका है, टेपर फेस भी हो चुका है, शेल भी हो चुका है, सेक्शन प्लेन भी हो चुका है। सेक्शन प्लेन के अंदर आप देख पा रहे थे एक लाइव सेक्शन, जो हमने सेक्शन प्लेन किया वो लाइव सेक्शन ही होता है। एड जॉ हमने देख लिया, ठीक है। एक बार फिर से करके देख लेते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। हमने सरफेस पे क्लिक किया, ये हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। आप मैंने टॉप की तरफ क्लिक कर दिया, इस वजह से टॉप की तरफ हो रहा है। सेक्शन प्लेन पे हमने सेलेक्ट किया और इसके इस फेस पे हमने क्लिक किया, ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एड जॉक करेंगे। एड जॉक में क्या होगा, आप प्लेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसके इस एज पे या कहीं पे भी आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो ये इस तरीके से इसको बेंड तरीके से दिखा देगा। अब देखो आप यहाँ पे जनरेट सेक्शन है, मतलब कि जिस सरफेस को ये कट कर रहा है उस सरफेस को अलग से एक प्लेन की तरह मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो जनरेट सेक्शन आप लोगे और एड सेक्शन प्लेन पे आप क्लिक करोगे और उस प्लेन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2D सेक्शन एलिवेशन या 3D सेक्शन एलिवेशन, कैसा आपको चाहिए। तो मैंने अभी 2D लिया, क्रिएट किया, देखो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट होके दिख जाएगा। एंटर प्रेस कर दो आप, इस तरीके से आपका दिख जाएगा। इसमें क्या है बेसिकली कि इसने क्या किया है, ये सॉरी ये एक्चुअली क्या है ना कि ये वाली बॉडी भी आ रही है, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ और एड जनरेट सेक्शन लिया, कैंसिल। आप इस प्लेन को थोड़ा सा अंदर भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अंदर के फीचर भी आपको दिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं सॉलिड सेक्शन के अंदर, यहाँ पे जनरेट सेक्शन लिया और प्लेन हमने सेलेक्ट कर लिया और क्रिएट किया। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपसे स्केल फैक्टर पूछेगा, स्केल फैक्टर 1 ही लेता हूँ मैं, वाई स्केल फैक्टर 1 लेता हूँ और रोटेशन भी 0 लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये वाला प्लेन जो है ना, ये इधर वाले सरफेस के प्लेन है, इधर से जो कट रखा है उन सरफेसेस के प्लेन है, तो उसको अलग से कट करके यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा सकता है ये जनरेट सेक्शन के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सॉलिड के सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से आप कोई भी 3D मॉडलिंग आप क्रिएट कर सकते हो, इसके अंदर बना सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सरफेस मॉडलिंग। सरफेस मॉडलिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम सॉलिड बॉडी के अंदर तो बॉडी अंदर से पूरी तरीके से फिल्ड रहती है, जबकि सरफेस मॉडलिंग के अंदर बॉडी अंदर से हॉलो होगी या फिर जिसकी थिकनेस बिल्कुल ही निग्लेजिबल होगी, जिसकी कोई थिकनेस नहीं होगी या कुछ थिकनेस का ऑब्जेक्ट होगा और अंदर से वो हॉलो होगा। तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं सरफेस मॉडलिंग का काम। जनरली हम कोई भी कार बॉडी डिजाइन के लिए यूज करते हैं, या प्लास्टिक के कोई भी कवर्स वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं, या फिर टॉय प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ये तो मैकेनिकल के लिए हो गया। सिविल के लिए अंदर जैसे कोई टीन शेड बनाना हो या फिर कोई पर्दे लगाना हो, तो इस केसेस में हम यूज करते हैं सरफेस मॉडलिंग का काम। अब सबसे पहला जो कमांड आता है वो है नेटवर्क। नेटवर्क बेसिकली क्या होता है कि सपोज आपने एक आर्क बनाया यहाँ पे इस तरीके से, इसको मैंने कॉपी कर दिया, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब क्या है कि एक लाइन लूंगा मैं, यहां से यहां तक इसको मैंने क्लोज कर दिया। आप साइड से आर्क भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। अब इसको मुझे सरफेस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, नेटवर्क लूंगा, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, आमने सामने वाले को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है, फिर इन दोनों के आमने सामने वाले को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है, तो ये सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप राउंड फेसेस है या फिर सॉरी आर्क फेसेस या कोई स्प्लाइन शेप में है,
तो उस केस में भी ये उसी शेप का ही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो है हमारा प्लेनर। प्लेनर बेसिकली क्या है आपका कि एक प्लेन सरफेस क्रिएट कर देगा सिंपल इस तरीके से, जैसा भी आपको जिस डायमेंशन का चाहिए। नीचे आप डायमेंशन दे सकते हो। लॉफ्ट क्या है बेसिकली? लॉफ्ट में आप जैसे कि हम सॉलिड में लॉफ्ट पढ़ते हैं वैसे ही इसके अंदर भी है। इसमें ओपन और क्लोज दोनों ऑब्जेक्ट के लिए हम लॉफ्ट यूज कर सकते हैं। ऐसे देखो हमने आर्क लिया, यहाँ पे एक बनाया आर्क, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ कुछ डिस्टेंस पे मुझे एक दूसरा स्केच बनाना है, लाइन बना लो या फिर कोई दूसरे स्प्लाइन बना लो। तो रेफरेंस लेना पड़ेगा मुझे। इसके एज से मैं एक लाइन बनाऊंगा ऊपर की तरफ ताकि मुझे एक रेफरेंस मिल जाए, फिर उसके एंड से मैं बनाऊंगा। जैसे देखो आप स्प्लाइन लिया मैंने और यहाँ से इसके इस पॉइंट से क्लिक करते हुए मैं एक स्केच क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं करूंगा लॉफ्ट। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर एंटर। ठीक है, ये हमारा स्प्लाइन में कन्वर्ट हो, सॉरी सरफेस में कन्वर्ट हो गया लॉफ्ट के थ्रू। यानी जो कॉन्सेप्ट सॉलिड मॉडलिंग के अंदर था, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल को 3D में कनेक्ट करना, वही डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल को सरफेस में कन्वर्ट करने का काम ये लॉफ्ट सरफेस करता है। स्वीप भी वही सेम चीज है। स्वीप जैसे अभी मान लो कि इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ से स्प्लाइन से एक पाथ बनाऊंगा। स्प्लाइन दिया हमने, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने पाथ बनाया। तो इस आर्क को इस पाथ के अलोंग फॉलो कराना है। जैसे हम पाइप शेप में बनाते थे ना, ऐसे इसको, इस आर्क को, इस प्रोफाइल को हम इस पाथ के अलोंग फॉलो कराएंगे। तो हम स्वीप कमांड लेंगे, इस आर्क पे हम क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इस पाथ पे हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये फिलहाल नहीं हो रहा है क्योंकि आप रोटेट करके देखोगे तो ये स्प्लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर नहीं बना होगा जब ये ऐसा हो रहा है, या फिर बना तो है लेकिन ये कंपैटिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको इसके कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हो या फिर इसको डिलीट ही कर लो फिलहाल। अभी आप सिंपल सा कोई, मैं आर्क से ही बना दे रहा हूँ फिलहाल के लिए तो। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं लेता हूँ स्वीप, इस प्रोफाइल को लिया, एंटर, इस पाथ को लिया। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ये पाथ हमारा क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से देख पा रहे हो आप, इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या है कि मैंने परपेंडिकुलर बनने की कोशिश की थी लेकिन ये पैरेलल बन गया उसके, और इस तरीके से पाथ बन गया। तो इस केसेस में भी बना सकते हो, या फिर मुझे वर्टिकली मुझे कुछ क्रिएट करना हो, जैसे मान लो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब आप क्या करना पड़ेगा, लाइन लेना पड़ेगा। अब आपको एक वर्टिकल लाइन बनानी पड़ेगी। अब क्या करना होगा आपको कि इस स्प्लाइन लेके, स्प्लाइन लिया आपने, इसके रेफरेंस के थ्रू ठीक है हमने बनाया। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया। अब हम स्वीप लेंगे, ये प्रोफाइल लिया हमने, एंटर किया और ये पाथ लिया। अब अभी भी ये नहीं बन पाया है क्योंकि ये काफी टर्न हो रहा है। कोई बात नहीं, हम लाइन से क्रिएट करके एक बार देख लेते हैं। लाइन लिया हमने और इस पे एक वर्टिकल क्रिएट किया। अब हम स्वीप लेंगे, स्वीप लिया हमने, ये प्रोफाइल लिया, एंटर, ये पाथ लिया, तो भी हमारा क्रिएट हो जाएगा। एक्सट्रूड का आपको पता ही है, जैसे हमने रेक्टेंगल लिया, REC एंटर, तो यहाँ पे भी रेक्टेंगल बनाया। अब मैं इसको एक्सट्रूड करना है तो 3D सॉलिड वाले में क्या होता था, अंदर से पूरा सॉलिड बनता था। अब ये क्या करेगा, अंदर से हॉलो बनाएगा क्योंकि एक्सट्रूड सरफेस है, अंदर से हॉलो रहेगा। रिवॉल्व क्या होगा, जैसे कोई जैसे रिवॉल्व मुझे कोई ऑब्जेक्ट करना है तो कोई यूटेंसिल्स बनाना है, यूटेंसिल्स जैसे कुकर हो गया, कोई घड़ा हो गया, इस टाइप का शेप अगर बनाना है तो बेसिकली रिवॉल्व के केस में मैं आपको एक ट्रिक देना चाहूंगा कि हमेशा फ्रंट प्लेन के नॉर्मल होके आप काम करोगे। फ्रंट प्लेन आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, फ्रंट, अब यहाँ से आप काम करोगे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप ऐसे मान लो कि मैं इस प्लाइन से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस तरीके से, और तो जरा मैं ऑफ कर लूंगा। इस तरीके से मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब एक लाइन लिया मैंने, इसको सेंटर लाइन एक मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं लूंगा सरफेस के अंदर रिवॉल्व, इसको सेलेक्ट किया, एंटर, और इसके एक्सिस के स्टार्ट और एंड पॉइंट पे मैंने क्लिक किया और एंटर प्रेस किया। तो ये देखो आप एक खड़ा जैसा हमारा शेप क्रिएट होके लग जाएगा, यहाँ पे बन गया ना। इस तरीके से आप कोई भी रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट से
रिवॉल्व सरफेस से आप इस तरीके के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो इस तरीके से। जैसे लास्ट में हमने सॉलिड में बुलेट बनाया था, तो इस तरीके से मैंने यूटेंसिल्स में ये मटके जैसा बना दिया मैंने। अब आगे हम बढ़ते हैं सरफेस के अंदर। सरफेस के अंदर अब आगे आता है हमारा ब्लेंड फेस। ब्लेंड फेस बेसिकली क्या होता है कि जैसे देखो मैंने एक प्लेनर सरफेस यहाँ पे बनाया, ठीक है, इस यहाँ पे हमने बनाया एक प्लेनर सरफेस, इसको मैं जरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, आगे की तरफ यहाँ पे है ना, थोड़ा सा ऑर्थो ऑन कर लो। अब जब भी कॉपी रोटेट करना हो और कॉपी वगैरह करना हो ऑर्थो ऑन कर लिया करना। यहाँ पे लिया, इसको मैं नीचे मूव करता हूँ मैं जरा सा, ठीक है। अब क्या है कि इसके एज को इसके एज से मुझे कनेक्ट करना है, तो कैसे करूंगा मैं, तो यहाँ पे ब्लेंड है, ब्लेंड से आप कर सकते हो। इसके एज को लो, ठीक है, एंटर प्रेस करो, फिर इसके एज करो, एंटर प्रेस करो, ये देखो ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको कंटिन्यूटी के अंदर, ठीक है, G0, G1, G2। G0 क्या होता है कि जो सेम पोजीशन है उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये कनेक्ट कर देगा, ठीक है, G0, ठीक है, स्ट्रेट, एंटर लिया है इस तरीके से, ठीक है। चेंज करना है, ठीक है, और टेंजेंशियल करना है, इसके एज और इसके एज एक दूसरे के टेंजेंट रहे तो उसको करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे G1। अगर कर्वेचर के बेसिस पे करना है तो हम यूज करेंगे G2। तो फिलहाल के लिए मैं चेंज करके देखता हूँ, इसको लिया एंटर, इसको लिया एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे भी आप क्लिक करके देख सकते हो, G0 पोजीशन, G1 टेंजेंट, G2 कर्वेचर, जैसे कि हम कर्वेचर थोड़ा सा बेंड होके आके लग जाएगा हमारा। तो इस तरीके से आप तीनों को यूज करके आप देख सकते हो। आगे होता है हमारा पैच। पैच क्या होता है बेसिकली कि कोई हमने सर्कल बनाया, ठीक है, और इसको हमने एक्सट्रूड कर दिया, जरूरी नहीं है सर्कल, कोई भी क्लोज ऑब्जेक्ट, कोई भी क्लोज प्रोफाइल हो। अब यहाँ पे हम लेंगे पैच और इसके सरफेस पे क्लिक करेंगे और एज पे उसको मुझे कवर करना है, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं पैच। एंटर किया हमने, ठीक है, और यहाँ पे 3 ऑप्शंस फिर से मिल जाएंगे आपको। G0 पोजीशन मतलब कि फ्लैट करेगा, G1 टेंजेंट थोड़ा राउंड करेगा, G2 पूरा डोम टाइप का शेप कर देगा। तो G0 अभी लिया हमने, एंटर प्रेस किया, ये तो फ्लैट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डिलीट किया, पैच लिया, सेलेक्ट किया हमने, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने G1 लिया, थोड़ा सा टेंजेंट आके लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मे भी थोड़ा सा सेकंड ले लेगा। तो देखो आप दोस्तों इस तरीके से ये राउंड करके दिखा दिया यहाँ पे, इस तरीके से आप इसको आगे से राउंड शेप में कवर कर सकते हो। आगे आता है हमारा पैच के बाद से ऑफसेट। कोई भी सरफेस का ऑफसेट करना हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ऑफसेट। या एंटर किया, कितना डिस्टेंस पे करना है आप डिस्टेंस डाल दो, देखो ये ऑफसेट होकर लग जाएगा एक सरफेस। फिलेट करना है, फिलेट बेसिकली जैसे आप देखो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पे, तो इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। और इसके कॉर्नर को मुझे फिलेट करना है, मैं फिलेट दूंगा, ठीक है, इसके फेस पे क्लिक करूंगा और इसके फेस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे फिलेट रेडियस दे दूंगा मैं। रेडियस हमने लिया, रेडियस दे दिया हमने 5 या 10 या 20 दे दिया हमने, ठीक है, और एंटर प्रेस किया तो ये फिलेट हो जाएगा यहाँ पे। ये बेसिकली काफी बड़ा ऑब्जेक्ट है, 20 यहाँ पे काम नहीं कर रहा, देख रहे हो आप, फिलेट तो हुआ है लेकिन ये काफी छोटे अमाउंट का है, लेकिन आप इस तरीके से फिलेट कर सकते हो। अगर आपको बड़े साइज में करना है तो बड़ी वैल्यू डाल दो। आगे आते हैं हम ट्रिम। ट्रिम क्या होता है बेसिकली कि जैसे आप देखो मैंने एक प्लेनर सरफेस यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है, अब इसका कुछ पोर्शन जो है इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके तरफ अंदर की तरफ कुछ पोर्शन इंटरसेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा इसको अंदर कर लेते हैं, मूव करके यहाँ पे थोड़ा सा अंदर लेते हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है। मुझे ट्रिम करना है तो ट्रिम लिया, ठीक है, इसको और इसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, सॉरी ट्रिम लिया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, इसको सेलेक्ट किया, सॉरी इस ट्रिम लेंगे हम कमांड। पहले इस वाले सरफेस को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, जिससे इंटरसेक्ट कर रहा है उसके सरफेस को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। कौन सा पोर्शन डिलीट करना है इसमें से, ये वाला करना है, ये वाला करना है, जिसको डिलीट करना है आप उस पर क्लिक करोगे वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे फिर आ जाएगा अनट्रिम। अनट्रिम लिया, यहाँ पे इसके एज पे मैं क्लिक करूंगा, इसके एज पे मैं क्लिक करूंगा, फिर एंटर करूंगा तो वो वापस आ जाएगा अनट्रिम, ठीक है। एक्सटेंड क्या है, एज को मुझे आगे तक एक्सटेंड करना है, इसको लिया हमने, एंटर किया,
कितना बड़ा करना है क्लिक करो तो वहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा, या डिस्टेंस की वैल्यू डाल दो तो भी हो जाएगा। अब जैसे देखो, अब स्कल्प्ट किया, स्कल्प्ट में मैं एक सरफेस बना रहा हूँ इस तरीके से, ऐसे लिया, इसको कॉपी किया, इसको मैंने इधर कॉपी कर दिया। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लग जाता है इसमें स्कल्प्ट वाले में। अब मैं एक्सेस चेंज करूँगा, यहाँ से एक्सेस चेंज करूँगा क्लिक करके इस तरफ, ठीक है। अब मैं सरफेस के अंदर प्लेनर लूँगा, ठीक है, इस तरीके से इधर। अब इसको मैं मूव करके इधर लगा दूंगा, ठीक है। अब ये जो है ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए इस तरफ को, ठीक है। इसको आप सॉरी यहाँ पे आप इसको बढ़ा घटा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऐसे देखो, अब एक्सटेंड सरफेस अभी आया था, एक्सटेंड एज, इसको हमने लिया, एंटर किया, यहाँ से इतना बड़ा कर दिया। अब स्टॉप, स्टार्ट। अब हम प्लेनर लेंगे, यहाँ से एक बड़ा सा सरफेस यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब इसको जरा मैं इधर मूव कर दूंगा, ठीक है, और इसको जरा मैं अंदर मूव कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इसको थोड़ा सा नीचे भी मूव कर दूंगा। अब इसको मैं कॉपी करूंगा अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे। अब एक टॉप से सरफेस, एक क्लोज एरिया हर तरफ से इसको कवर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जेड को ऊपर करना पड़ेगा मुझे, जेड को लिया, ऊपर कर दिया मैंने। फिर यहाँ से प्लेनर सरफेस लिया, सरफेस के अंदर एक यहाँ से हमने प्लेनर सरफेस बनाया, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको मैं नीचे करूंगा थोड़ा सा मूव, हल्का सा नीचे मूव कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव करूंगा ताकि इंटरसेक्ट हो सारे एजेस। अब इसको मैं नीचे से भी कॉपी कर दूंगा ताकि क्लोज हो जाए एक बीच का एरिया, ठीक है। अब अंदर में जो एरिया क्लोज हो रहा है हर एक सरफेस से, उतने एरिया को मुझे एक सॉलिड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्कल्प्ट, और पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखो ये एक सॉलिड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरीके के कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको बनाने हो तो उस केसेस में हम यूज करेंगे स्कल्प्ट। आगे हम देखते हैं इस सीवी एडिट बार ये सब क्या है। देखो, सबसे पहले इसके अंदर हमें ये देखने की जरूरत है कि ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब आपको इसके लिए आपको 2D वायर फ्रेम में जाना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कन्वर्ट टू नर्व, सबसे पहला कमांड है आपको कन्वर्ट टू नर्व पे क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। अब ये नर्व सिस्टम में कन्वर्ट हो गए हैं। अब आपको क्या करना है कि सीवी शो सीवी आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप देख पाएंगे कि इसके सीवी क्या होते हैं, कंट्रोल वर्टिसेस। यहाँ पे कंट्रोल वर्टिसेस आपके दिख जाएंगे। सीवी एडिट बार लिया हमने और इस पे क्लिक करेंगे। देखो, इसका सीवी कंट्रोल वर्टिसेस को आप एडिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे एडिट करके लगाना है तो ये कंट्रोल वर्टिसेस यहाँ पे आके लग जाएगा। आप इस पॉइंट को पिक करके इसको टेंजेंशियली डायरेक्शन में कर सकते हो या मूव कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। जैसा भी आप चाहो उस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ से हमने लिया, इस पे क्लिक किया, मूव पॉइंट्स को हम मूव कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप मतलब इनके कंट्रोल वर्टिसेस पॉइंट को एडिट कर सकते हो। अभी देखो, आप हाइट भी कर सकते हो इनके कंट्रोल वर्टिसेस ऑफ शो, अभी हम करा रहे हैं, फिलहाल शो कर लो। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे रिबिल्ड का ऑप्शन है, मतलब आप कंट्रोल वर्टिसेस को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे आप कंट्रोल वर्टिसेस यू डायरेक्शन में 8 है, मतलब 8 लगा सकते हो और 10 और लगा सकते हो या कम कर सकते हो। 6 में लगा रहा हूँ, 6, ठीक है। डिग्री चेंज कर सकते हो। ओके, क्या हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्शन में 6 कंट्रोल वर्टिसेस आके लग जाएंगे। 6 मतलब कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही 6 इधर से लग जाएंगे। आप इनको ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे लिया, इनके बीच में आपको ऐड करना है कंट्रोल वर्टिसेस तो आप ऐड भी कर सकते हो। जैसे लिया हमने ऐड, कंट्रोल वर्टिसेस पे हमने सेलेक्ट किया, इस तरीके से आप कंट्रोल वर्टिसेस को आप एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लाइन विद सीवी, मतलब कि कंट्रोल वर्टिसेस की बेसिस पे आपको स्प्लाइन बनाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्प्लाइन विद सीवी। स्प्लाइन
स्प्लाइन के अंदर स्प्लाइन विथ फिट है, फिट पॉइंट्स के बेसिस पे बनाना है तो फिट पॉइंट के बेसिस पे बना सकते हो। फिट पॉइंट्स और सीवी क्या होता है, जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स लाई करते हैं उनको फिट पॉइंट्स बोलते हैं, और सीवी में सेलेक्ट करोगे तो जो कर्व के बाहर इनके टेंजेंशियली जो पॉइंट्स लाई करती हैं वो हम कंट्रोल वर्टिसेस पॉइंट बोलते हैं। फ्री हैंड स्प्लाइन बनाना है तो फ्री हैंड स्प्लाइन आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। इसको आप एक्सट्रूड करोगे तो कुछ अलग ही तरीके से एक्सट्रूड होगा, आप देखो एक्सट्रूड करके, सॉरी वो हमें एंटर प्रेस करना था फ्री हैंड के अंदर, ठीक है। एंटर प्रेस किया, फिर हम एक्सट्रूड लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, इस तरीके से कुछ ये हमारा एक्सट्रूड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं फ्री हैंड। एक्सट्रैक्ट लाइंस क्या है, जैसे हमने एक्सट्रूड इस लाइन को, इस आर्क को हमने कर दिया, ठीक है। इसको 3D में भी हम देखते हैं और रियलिस्टिक में हम गए, और यहाँ पे ऑप्शन है इसके अंदर सरफेस के अंदर आपका एक्सट्रैक्ट आइसोलाइन। ये क्या होता है कि इस सरफेस के ऊपर आप अलग से लाइन क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से, मल्टीपल, ठीक है, इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी कमांड सारे 2D वाले हैं तो आप इसको हम स्किप कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं एनालिसिस ऑप्शन क्या है। एनालिसिस ऑप्शन आपको इसके ऊपर जेब्रा कलर का दिखाना है तो जेब्रा में आप जाओ, इसको सेलेक्ट करो, इसको आप एंटर करोगे तो जेब्रा टाइप का आपको दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। दूसरा लिया हमने ये एनालिसिस कर्वेचर, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, एनालिसिस कर्वेचर इसके ऊपर दिखेगा, ठीक है। आप कलर चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इस तरीके से इसको सिलेक्ट करोगे तो इसका कलर चेंज होकर दिखेगा, ठीक है। मतलब कि जिस शेप में स्केच रहेगा, मतलब कि सरफेस बॉडी रहेगी, वैसा वो दिखेगा। अगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे दिखेगा काफी रेड रेड जोन दिखेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने ये लिया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया तो ये अलग ही है, तो ये अलग से दिख रहा है। ये लिया हमने, इसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, ठीक है, तो अलग से दिखेगा हमारा। अब हम एनालिसिस का बेसिकली कलरफुल जोन में देखने के लिए यूज करते हैं कि बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है और वहां पे कितना स्ट्रेस जनरेट होगा। तो ये सब चीजें जो एनालिसिस सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर की जाती हैं। यहाँ पे बस विजुअली देखने के लिए हम यूज करते हैं कि अगर बॉडी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा कर्वेचर मोड में है, तो वहां पे हम इन कमांड्स का यूज करके उनको हाईलाइट कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होने के चांसेस वगैरह हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो है हमारा कमांड, जो हमारा सेक्शन मेश का। मेशिंग क्या होती है बेसिकली कि हम अपने अकॉर्डिंग काफी रफ या काफी स्मूथ ऑब्जेक्ट हम अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। ये बेसिकली इंटीरियर डिजाइन के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं। जैसे आपको चेयर, कुर्सी, टेबल, सोफा, बेड, पर्दे, इस टाइप की चीजें बनाने के लिए, यानी इंटीरियर डेकोरेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मेशिंग का, ठीक है। जैसे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है तो वहां पे हम मेशिंग का ऑब्जेक्ट, मेशिंग का सेक्शन हम यूज करेंगे। किस तरीके से यूज करते हैं आइए देखते हैं। इसके अंदर भी वही सारे प्रिमिटिव्स हैं जैसे हम सॉलिड में पढ़े थे, लेकिन इसके अंदर मेशिंग है। तो मेश बेसिकली होता है क्या, एक बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूँ। अगर आप बिगिनर्स हो, ऑटोकैड पहली बार आप सीख रहे हो, मतलब कि आपने इससे पहले कोई सॉफ्टवेयर नहीं सीख रखा है, तो मेशिंग बेसिकली अदर सॉफ्टवेयर में होता क्या है कि मेशिंग एक सिमुलेशन के लिए यूज करते हैं, जहां पे हम यूज करते हैं एक टर्म फाइनाइट एलिमेंट मेथड। उसमें होता क्या है कि हम एक बॉडी के ऊपर जब भी लोड टेस्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसको मल्टीपल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, जिससे फायदा ये होता है कि जैसे एक बॉडी 100 बाई 100 mm की है, उसको 100 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उसके 100 पार्ट बन गए। अब मुझे चेक करना होगा कि उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या स्ट्रेस या क्या डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं उस FEM, उस फाइनाइट एलिमेंट मेथड की हेल्प से हम उस पॉइंट पे लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम उसको मल्टीपल पॉइंट्स में हम डिवाइड नहीं करते हैं, एक सिंगल बॉडी होती है तो उसके ऊपर एक जगह लोड लगता है, तो हम ये नहीं पता कर सकते कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, क्या स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, या कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो वहां पे मेशिंग का यूज किया जाता है एनालिसिस के लिए कि हम बॉडी को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मेशिंग बेसिकली मल्टीपल बॉडीज को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करने के मेथड को ही हम मेशिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या तरीका है, मतलब तरीका तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यूज क्या है वो भी डिफरेंट है यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यूज ये है कि हम यहाँ पे कोई भी लोड टेस्ट या कोई भी लोड एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक बॉडी को मल्टीपल पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड रहेंगी, तो हम मल्टीपल पार्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। हम मल्टीपल पार्ट्स को मैनेज कर सकते हैं कि हमें
एक बॉडी के एक पर्टिकुलर एरिया को मुझे थोड़ा सा पुश करना है, एक पर्टिकुलर एरिया को मुझे एक्सट्रूड करना है, एक पर्टिकुलर एरिया को मुझे स्मूथ करना है, तो वहां पे हम इजीली काम कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो तो वहां पे ये बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। अब हम देखते हैं, कुछ ड्राइंग भी बना के देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। आइए देखते हैं, जैसा कि हमने पहले सॉलिड मॉडलिंग के अंदर प्रिमिटिव्स पढ़ा था, सॉलिड प्रिमिटिव्स, वैसे ही मेश के अंदर मेश प्रिमिटिव्स है। जैसे मेश बॉक्स दिया हमने, मेश बॉक्स पे क्लिक किया, ये इस तरीके से हमारा मेश बॉक्स बन जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि ये तो सॉलिड की तरह ही दिख रहा है। नहीं, ये सॉलिड की तरह नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? जब आप सॉलिड बॉडी बनाओगे, जैसे बॉक्स ले लिया सॉलिड बॉडी के अंदर, ठीक है, ये देख तो रहा है कैसा है, लेकिन जब आप सॉलिड बॉडी बनाने के बाद से इसका आप वायर फ्रेम व्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मल्टीपल पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है, जबकि ये सिंगल बॉडी एंटिटी है, सिंगल एंटिटी में ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेश को यूज करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं इसका वायर फ्रेम ऑफ करके रियलिस्टिक व्यू ऑन कर रहा हूँ और मेश के अंदर जा रहा हूँ और इस सॉलिड बॉडी को मैं फिलहाल अभी के लिए थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, इधर की तरफ जरा सा साइड कर दिया मैंने। अभी हम देखते हैं मेश बॉक्स के बाद से मेश कोन लिया हमने, इस पर क्लिक किया, ऐसे मेश कोन हमारा बन जाएगा। यहाँ पर कोन के शेप में ये दिख भी रहा है। मेश सिलेंडर बनाना है, आप सिलेंडर बना सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मेश प्रिमिटिव्स बनाना है, प्रिमिटिव्स बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मेश स्फेयर बनाना है, आप स्फेयर भी बना सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे वेज बनाना है, वेज बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अगला टॉरस है, टॉरस बना सकते हो, जैसे टॉरस उसमें भी था। अब क्या है, अब देखो, अब यहाँ पे इन चीजों का फायदा क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से काफी ये पॉलीगन शेप में दिखे ना, सिलेंडर है तो पॉलीगन शेप में क्यों दिख रहा है, ये स्फीयर है तो ऐसे स्ट्रेट या फिर इस तरीके से क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में क्यों दिख रहे हैं। तो आप इनको स्मूथ कर सकते हो आप अपने यूज के अकॉर्डिंग। कैसे करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्मूथ मोर, ठीक है। स्मूथ मोर पे आप क्लिक करोगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर सेलेक्ट करोगे, एंटर प्रेस करोगे तो ये देखो स्मूथ हो जाएगा। और छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो गए, फिर इसको लिया, दोबारा एंटर किया, फिर स्मूथ हो गया, फिर लिया, ठीक है। इस तरीके से आप स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब नहीं होगा, एक लेवल तक ही स्मूथ होता है। कितने लेवल तक होगा? मैक्सिमम 5 लेवल तक स्मूथ होगा, उससे ज्यादा स्मूथ नहीं होगा। इसको लिया हमने, क्लिक किया, स्मूथ हो गया, फिर इसको लिया, क्लिक किया, स्मूथ हो गया, इसको लिया, क्लिक किया, स्मूथ हो गया, फिर इसको लिया, क्लिक किया, स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। अब नहीं होगा स्मूथ, इसके बाद से करूंगा, अब नहीं होगा, ठीक है, एक्सीड कर गया तो ये पूरी तरीके से स्मूथ हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो अब कितना अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट काफी अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो स्मूथनेस, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप स्मूथ कर सकते हो इसको। तो अब देखो, आप स्मूथ कर सकते हो। स्मूथनेस घटाना है तो आपका स्मूथनेस है, ये क्लिक करो, वापस उसी शेप में आ जाएगा। ये भी 5 बार उसी शेप में करोगे आप तो फिर से उसी शेप में ये आके लग जाएगा। इस तरीके से स्मूथ मोर स्मूथली कर सकते हो। अगला जो हमारा रिफाइन मेश है, रिफाइन मेश बेसिकली क्या होता है कि आपने स्मूथनेस कर दी, अभी अंदर के एलिमेंट्स काफी बड़े बड़े होंगे। जैसे आप देखो कि अंदर के एलिमेंट जो होंगे ना अभी थोड़े से बड़े बड़े हैं, लेकिन जब आप मेश के अंदर रिफाइन करोगे तो और भी छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखो आप देखो, काफी बारीक एलिमेंट में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बारीक। अगर मैं स्मूथ करके रिफाइन कर दूंगा ना तो बहुत ही ज्यादा बारीक हो जाएगा। अगर मैं बिना स्मूथ किए रिफाइन करूंगा, ठीक है, अगर मैं बिना स्मूथ किए रिफाइन इसको मैंने किया, ठीक है, तो उतने ज्यादा कन्वर्ट नहीं हो गए। हल्का सॉरी, मतलब कि एक बार स्मूथ तो मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं रिफाइन करूंगा इसको, ठीक है। अब देखो और छोटे छोटे एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम काफी छोटे छोटे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा छोटे नहीं चाहिए तो आप एक बार स्मूथ करके रिफाइन कर दो तो थोड़ा सा बड़े एलिमेंट रहेंगे, और थोड़ा और ज्यादा स्मूथ करना है तो 2 बार स्मूथ करके रिफाइन कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे कुछ कमांड्स और रह गए थे तो हम उसको देखते हैं। जैसा कि हमारा ये रिवॉल्व सरफेस, ये भी बेसिकली रिवॉल्व की तरह ही काम करेगा। जैसा कि हम होम में जाते हैं, यहाँ पे रियलिस्टिक लिया हमने और यहाँ पे फ्रंट हमने चूज किया, फ्रंट, ठीक। जब भी रिवॉल्व करना हो तो फ्रंट में ही आके काम करना। जैसे देखो अब हमने एक लाइन से एक ऑब्जेक्ट बनाया इस तरीके से, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया।
अब उसके बाद से क्या करेंगे, हम इसको मेश के अंदर जाएंगे और इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने सेलेक्ट किया, एंटर किया, ठीक है। सेलेक्ट किया, इसको लिया और सेलेक्ट द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, एक्सिस भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल हमें एक्सिस एक बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं कुछ डिस्टेंस पे एक मैंने एक्सिस बना दिया, फिर हम जाते हैं मेश के अंदर, फिर हमने ये सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया हमने, और इसकी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने क्लिक किया, ठीक है। और एंगल प्रेस कर दिया 360 डिग्री, ये देखो ऑटोमेटिकली ये रिवॉल्व होके लग जाएगा आपका। इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं। तो इस तरीके से हम रिवॉल्व कर सकते हैं। अपने हिसाब से भी कोई ऑब्जेक्ट मेश में बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। फिर बाद में आप इसको उस मेश के अंदर स्मूथ करना है, सेलेक्ट करके आप स्मूथ कर लो, कर लिया, सेलेक्ट किया, स्मूथ कर लिया, सेलेक्ट किया, स्मूथ कर लिया, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट कितना अच्छा लगने लगेगा अपने आप, कुछ अलग ही टाइप का एक ऑब्जेक्ट बन के दिख जाएगा आपका, ठीक है। तो काफी क्रिएटिव ऑब्जेक्ट्स इस मेशिंग के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो, वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगला जो आता है आपका, वो है आपका एज सरफेस। ये बेसिकली क्या होता है कि हम मल्टीपल एजेस को कनेक्ट करते हैं। जैसे अब हम यूज करते हैं ये एज सरफेस। ये क्या है कि आप आमने सामने वाले एजेस को आप कनेक्ट करोगे और फिर इसको कनेक्ट करोगे तो अपने आप एक सरफेस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेश के फॉर्मेट में रहेगा, इसके मल्टीपल पार्ट्स में भी ये बने रहेंगे। आगे हम देखते हैं, ये हमारा रूल्ड सरफेस। रूल्ड सरफेस बेसिकली क्या होता है कि ये भी लॉफ्ट की तरह ही काम करेगा। जैसे आप देखो, आपने यहाँ पे एक आर्क बना लो, आर्क बनाया हमने यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। इसी को हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करना है आपको, तो आप ये रूल्ड सरफेस लो, इसको लो और इसको लो, आप एंटर कर दो, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। फिर आप इसको स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम यूज करेंगे ये टैबुलेट सरफेस। टैबुलेट सरफेस क्या काम करेगा, ये स्वीप की तरह काम करता है। जैसे हमने ये आर्क के बेसिस पे इसको मुझे एक पाथ के अलोंग मुझे एक्सट्रूड करना है, तो अब टैबुलेट सरफेस लो, इसको लो और इसको लो, आप जैसे आप क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से स्वीप कर देगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे जो हमारा कमांड है क्रीज। ये बेसिकली क्या काम करता है क्रीज की, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको सबको मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल, और मैं एक बॉक्स लेता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे हमने एक बॉक्स से एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ठीक है। एक बार मैं इसको स्मूथ कर दूंगा फिलहाल के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, क्रीज लूंगा। ये क्या करेगा कि यहाँ पे इसके कॉर्नर्स पे ना, इसके कॉर्नर पे, ठीक है, यहाँ पे क्रीज वैल्यू पूछेगा, मैंने वो दे दिया, तो इसके शेप को चेंज कर देगा इस तरीके से, ठीक है। एक क्या कहते हैं, डिसलोकेट कर देगा एज को, ठीक है। एज को आप देख पा रहे हो, ये डिसलोकेट कर देगा। रिमूव करना है क्रीज को, रिमूव सेलेक्ट करो, वापस से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो एज को डिसलोकेट करने के लिए हम यूज करेंगे एड क्रीज और रिमूव क्रीज। एक्सट्रूड फेस क्या होता है, एक्सट्रूड फेस क्या होता है कि आप किसी भी एज को एक्सट्रूड कर सकते हो। जैसे हमने एक्सट्रूड फेस किया, इसके एज, केवल इतने एज को मुझे, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि आप पर्टिकुलर एक एलिमेंट के ऊपर काम कर सकते हो, तो मुझे इसके फेस के ऊपर काम करना है, तो इसके फेस को सेलेक्ट किया, एंटर किया, और देखो आप इस तरीके से केवल उतने पोर्शन को आप कर सकते हो। ये लिया हमने, क्लिक किया, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये लिया, क्लिक किया, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये लिया, क्लिक किया, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो जैसा आप चाहो वैसा इसको, इसके पर्टिकुलर फेस को आप चेंज कर सकते हो एक्सट्रूड फेस के बेसिस पे। अब आप चाहते हो कि ये तो काफी बड़े बड़े एक्सट्रूड हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसके फेस के हाफ के बराबर मैं करना चाहता हूं, तो आप स्प्लिट फेस कर दो। तो आप इसके फेस पे क्लिक करोगे और इसको यहां से यहां तक आप क्लिक कर दो, तो ऑटोमेटिकली ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना। अब आप एक्सट्रूड फेस लोगे, इस पे आप क्लिक करोगे, एंटर करोगे, अब छोटा फेस हो गया, अब उसके ऊपर आप काम कर सकते हो इस तरीके से। मर्ज फेस, जैसे आप चाहते हो कि ये दोनों फेसेस को मिला के मुझे एक्सट्रूड करना है, तो मर्ज फेस लो, इसके फेस पे क्लिक करो, इसके फेस पे क्लिक करो, मर्ज कर दो, ठीक है। अब आप एक्सट्रूड फेस लो, अब इस पे क्लिक करके आप इसको दोनों को एक्सट्रूड कर सकते हो साथ में, ठीक है। जैसा कि आपको मैं एक ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ, इस तरीके से मैं कुछ बना के आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, एक बार मैंने स्मूथ किया इसको, ठीक है, स्मूथ किया, ऐड किया, एंटर किया। अब मैं क्या करूंगा कि मर्ज फेस करूंगा, इसके पीछे वाले फेसेस को इस तरीके से मैंने मर्ज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सट्रूड करूंगा इस तरीके से, इसके पीछे वाले फेस को ऐसे मैंने एक्सट्रूड कर दिया। अब क्या करूंगा मैं कि इस फेस, इसको मैं थोड़ा सा स्प्लिट करूंगा, स्प्लिट फेस किया, इसके सरफेस पे मैंने क्लिक, सॉरी पहले मैं मर्ज करूंगा, इनके इस फेस और इस फेस को मैं मर्ज करूंगा,
फिर इस फेस और इस फेस को मैं मर्ज करूंगा, ठीक है। अब मैं स्प्लिट करूंगा, इस फेस पे हमने क्लिक किया और इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। फिर दोबारा लिया, इसके इस फेस पे गए और इसके इस फेस से इस फेस तक मैंने स्प्लिट कर दिया। अब मैं एक्सट्रूड करूंगा स्प्लिट हुए फेस को, इसको हमने लिया और इसको लिया मैंने और ऊपर की तरफ इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अनडू कर दो, दोबारा हम करते हैं। स्प्लिट फेस को लिया, एंटर कर दिया, थोड़ा सा ऊपर उठा दूंगा मैं इसको लिया, एक सोफे जैसा मैं शेप बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जब स्मूथ करूंगा तो आपको देखो ये कितना अच्छा लगेगा। ये लिया हमने, ठीक है। ये देखो बन गया ना हमारा एक सोफा। तो इस तरीके से आप कुछ भी काफी इजीली कोई भी इंटीरियर डेकोरेशन के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अगला जो हमारा क्लोज होल है, क्लोज होल बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ओपन ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर से ब्लॉक करना है, तो आप उस केस में यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने एक लाइन से एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम एक लाइन से इसका पाथ एक बना लेंगे, एक पाथ इधर से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे टैबलेट सरफेस से इसको कन्वर्ट करूंगा और इसको लिया, एक हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब मैं क्लोज होल लूंगा और इनके सारे एजेस को मैं सेलेक्ट करूंगा एक एक करके। तो ये हमने सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो आप देखो कि इधर से क्लोज कर दिया। आप इसको रोटेट करके देख सकते हो, देखो साइड से इसने क्लोज कर दिया ना। इस तरीके का आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आप यूज कर सकते हो। जैसे इसको भी हम साइड से क्लोज करना चाहते हैं तो इसको लिया हमने, इसको लिया और इसको लिया और एंटर कर दिया। तो ये एक साइड से हमारा ये एक्चुअली लाइन बना हुआ है वहाँ पे, इस वजह से नहीं हो पाया था। दोबारा मैं लाइन डिलीट करके यहाँ पे इस एजेस पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये बन जाएगा। यहाँ पे भी एंटर प्रेस किया, देखो आप इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। स्टेयर केस टाइप का ये बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। आगे जो हमारा आता है, अगला जो हमारा मेश के अंदर आता है, मेश के अंदर आते हैं हम क्लोज होल के बाद से कन्वर्ट टू सॉलिड। जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, मेश के थ्रू, मेश बॉक्स हमने बना लिया। ये मेश है, अंदर के अलग अलग एलिमेंट में, इसको मैं सॉलिड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो कन्वर्ट टू सॉलिड लिया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, ये सॉलिड में हो गया, ठीक है। सरफेस में करना है, आप इसको सेलेक्ट करो, इस पर क्लिक करो, ये सरफेस में हो जाएगा, अंदर से ये हॉलो हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, सेक्शन प्लेन के बारे में हमने पढ़ लिया था और ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ विजुअलाइज, क्योंकि हमारा अगला और आखिरी टॉपिक है। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो। जैसा देखो आप कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक सोफा है, मैंने इसको बनाया है। अब इसके ऊपर मुझे मटेरियल अप्लाई करना है, ये किस मटेरियल का ये होगा, तो वो आप कैसे अप्लाई करके देखोगे। तो आप यहाँ पे मटेरियल ब्राउज का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा मटेरियल का। वहां से आप मटेरियल अप्लाई करके बॉडी के ऊपर देख सकते हो कि किस तरीके से ये दिखेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल की यहाँ पे कैटेगरी बन के आ जाएंगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसे सिरेमिक, कॉन्क्रीट, फैब्रिक, ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो आप अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे हमने फैब्रिक लिया, फैब्रिक के अंदर किस तरीके का चाहिए आपको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करोगे तो इसके ऊपर अप्लाई होकर दिख जाएगा। इस तरीके से आप अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। किसी भी मटेरियल को इसके ऊपर अप्लाई कर लो, आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे फैब्रिक हैं, बहुत सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। जैसा कि आप इसको नीचे ड्रैग करोगे, जैसे ये लिया हमने रेड कलर का कोई फैब्रिक है तो इस तरीके से आपका दिख जाएगा, ये लिया हमने इस तरीके से आपका दिख जाएगा फैब्रिक, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मटेरियल इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फ्लोरिंग, प्लास्टिक, वुड लिया हमने, वुड के अंदर किस तरीके का वुड है, वुड आपको दिख जाएगा इस तरीके का, ठीक है। तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं मटेरियल अप्लाई करने का तो हो गया हमारा, किस तरीके से मटेरियल अप्लाई करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद से हमारा आता है, जैसे आप सन स्टेटस या सन लोकेशन आपको चेंज करना है, यहाँ से आप जाके सन का लोकेशन वगैरह आप चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। जैसे हमने ले लिया, सन को ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे हमने टर्न लाइट ऑन कर दिया और यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप इमेज बेस्ड इन्वायरमेंट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे हमने लिया, यहाँ पे आप एक्सपोजर वगैरह यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। वाइट बैलेंस आप अपना यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना है तो यूज बैकग्राउंड लो आप, यहाँ से और भी ऑप्शन आ जाएंगे। जो सॉलिड करना है, पीछे का कलर, ये कलर चेंज करना है या फिर कोई भी कलर चेंज करना है वो आप लो और इसको ओके करोगे तो कलर आप चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड का। यहाँ बैकग्राउंड पे गए, दोबारा हम गए, यहाँ के अंदर ग्रेडियंट करना है
कोई मल्टीपल कलर का करना है तो आप मल्टीपल कलर अभी आप ले सकते हो यहाँ से इस तरीके से। ओके को तो आप ग्रेडियंट कलर ले सकते हो, या अगर आप कोई अलग से अपना इमेज लगाना है तो आप यहाँ पे अपना इमेज लगा सकते हो ब्राउज करके। यहाँ पे कोई सा भी आप इमेज डेस्कटॉप पे लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई सा भी इमेज लगा ले रहा हूँ। जैसे डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ से मैंने कोई सा भी इमेज ले लिया। ठीक है, ओके किया हमने, तो बैकग्राउंड में हमारा एक इमेज अलग से आके लग जाएगा, जैसा भी आप इमेज चाहते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप पीछे का बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहते हो। तो मैं फिलहाल के लिए अनडू कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों देखते हैं सन को मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है और एक ओपन इन्वायरमेंट यहाँ पे सेटअप करना है। तो आप सन स्टेटस पे ऑन करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एडजस्ट एक्सपोजर सेटिंग्स, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आप ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे इन्वायरमेंट अभी ऑन है, हाँ ठीक है ऑन है। ठीक है, ये आपको चेक करके एक बार देख लेना है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको सन का सेटिंग्स चेंज करना है, मतलब टाइमिंग चेंज करना है। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और किस डेट में है वो डेट भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो अभी दोपहर के 12 बजे हैं तो मतलब सन दिखना चाहिए हमारा, तो आप शिफ्ट दबा के इसको रोटेट करके आप ऊपर की तरफ देखो, क्योंकि सन हमेशा ऊपर ही होगा। नहीं दिख रहा है एक्चुअली, अभी ये लग रहा है कि इसका स्काई स्टेटस ऑफ है यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि आप देख पाओगे यहाँ पे सन प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। सन प्रॉपर्टीज आप कमांड डालोगे और एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि सन की प्रॉपर्टी क्या क्या है। यहाँ पे स्काई ऑफ लिखा है स्टेटस। ठीक है, और नाइट कलर यहाँ पे, ये बाकी सारे सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो लेकिन यहाँ पे भी स्काई प्रॉपर्टी ऑफ है। पहले तो अभी आपको स्काई प्रॉपर्टी ऑन करना पड़ेगा, तो आप स्काई कमांड डालोगे SKY और एंटर प्रेस करोगे तो 0 है। ऑन करने के लिए हमेशा 1 टाइप करते हैं, तो 1 एंटर करोगे, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखा है कि स्काई बैकग्राउंड कैन ओनली बी टर्न ऑन इन पर्सपेक्टिव व्यू। तो पहले तो इसका पर्सपेक्टिव व्यू ऑन करना पड़ेगा, तब इसका स्काई व्यू ऑन होगा। तो पर्सपेक्टिव के लिए PERS पर्सपेक्टिव व्यू आपको टाइप करना पड़ेगा, फिर इसमें भी आप 1 एंटर कर दोगे तो पर्सपेक्टिव व्यू ऑन हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्काई टाइप करना पड़ेगा, फिर इसमें 1 टाइप करना पड़ेगा, तो अब हमारा स्काई व्यू ऑन हो चुका है। अब आप इसको रोटेट करके देखो, ऊपर की तरफ सन दिख रहा है आपको, ये रहा सन। ठीक है, ये आपको सन दिख गया, तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये सन दिख रहा है आपका दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से आप सन का पोजीशन और सन का टाइमिंग के हिसाब से चेंज कर सकते हो। ओपन एनवायरनमेंट में इसको प्लेस कर सकते हो। अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो ये कि आप इसका एक क्लीन इमेज कैसे बना सकते हो, जिसको हम बोलते हैं रेंडरिंग, मतलब कि रेंडर ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो, रेंडर इमेज कैसे बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी। आपको किस तरीके का इमेज चाहिए, लो मीडियम हाई चाहिए, तो मैंने हाई दे दिया। रेंडर विंडोज चाहिए, व्यू पोर्ट चाहिए, रीजन किसी एक पर्टिकुलर रीजन चाहिए, तो मैंने कंप्लीट विंडो में दे दिया कि मतलब जितना दिख रहा है वो पूरा पूरा रेंडर हो जाए। फिर यहाँ पे इमेज का साइज आप दे सकते हो कि किस क्वालिटी का इमेज साइज होना चाहिए। जैसे मैं ज़्यादा हाई क्वालिटी का नहीं लेता हूँ, या फिर ले भी सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कुछ रेंडरिंग में सेटिंग करने के बाद से आपको एक रेंडर इमेज चाहिए आपको, तो आप कमांड डालोगे RR एंटर। ठीक है, तो जैसे ही आपने RR एंटर किया तो यहाँ पे एक मीडियम इमेज लाइब्रेरी मांग रहा है, जिसको डाउनलोड करने के लिए कह रहा है। मैं इसको अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, फिलहाल आप वर्क विदाउट यूजिंग मीडियम इमेज लाइब्रेरी, आप इस पे ही सेलेक्ट कर लो, तो एक यहाँ पे ये इमेज क्रिएट करके आपको दे देगा। ठीक है, ये क्या होता है कि बेसिकली ये जो मटेरियल आपने अप्लाई किया है बॉडी के ऊपर, वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद से किस तरीके का दिखेगा वो प्रॉपर्टी पूरी अप्लाई करेगा। इन्वायरमेंट जो आपने बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट किया है वो बैकग्राउंड इमेज को रेंडर करेगा, या कोई ओपन इन्वायरमेंट सोर्स है तो उस बैकग्राउंड को भी रीड करेगा और एक बहुत ही क्लियर इमेज बना के ये रिप्रेजेंट करके आपको देगा, ताकि ये लगेगा कि रियल में ये बॉडी इस तरीके से बनेगी, या कोई भी ड्राइंग डिजाइन आपने बनाया रियल में इस तरीके से दिखेगा। ये देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा टाइम ले रहा है ये, तो मैं इसके इमेज की क्वालिटी अभी डिक्रीज कर रहा हूँ। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो मैं फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा इसको करने के लिए। मैं यहाँ से इमेज की साइज़ को मैं गया और यहाँ से हमने ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब मैं रेंडर कर रहा हूँ RR रेंडर। अब मैं यूजिंग विदाउट मीडियम इमेज लाइब्रेरी लिया और ये दोबारा ये रीड करना स्टार्ट करेगा। मे बी इसमें थोड़ा सा कम टाइम लगे,
टाइम ले रहा है 5-6%। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो बेसिक क्वालिटी है वो मैं मीडियम ले रहा हूँ और मैं लो ले रहा हूँ, सपोज करो। अब मैं RR एंटर करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक किया, अब मैं देखता हूँ कि कैसे आता है। अब थोड़ा क्वाइट फास्ट है, ये हमारा प्रिपेयर हो गया। हालांकि इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो गई है, लेकिन आप देख पा रहे हो कि ये इस तरीके से काफ़ी एक फिनिश प्रोडक्ट बना के दिखा सकता है। अब आप इस इमेज को आप सेव करो, आप अपने डेस्कटॉप या कहीं पे भी आप सेव करके देख सकते हो, ठीक है। ऐसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे इसने इमेज तो बना दिया है। अब इमेज को मुझे देखना है, तो यहाँ पे ये इमेज बन के तैयार हो गया हमारा। आप इसको ओपन कर लो और इस तरीके से आप देख सकते हो। देखो तो स्टॉप। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से आप रेंडरिंग कर सकते हो और एक फाइनल इमेज भी क्रिएट कर सकते हो 3D मॉडलिंग करने के बाद से। तो इस तरीके से आप कोई भी 3D ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बना सकते हो इसके अंदर, ऑटोकैड के अंदर। हालांकि मैकेनिकल के लिए थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन सिविल और आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इजी होती हैं, क्योंकि उसमें टॉलरेंस सिस्टम का कोई फंडा नहीं होता है। इस वजह से वहाँ पे आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हो। तो 3D मॉडलिंग के सारे टूल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। इसमें से एक चीज़ रह जाता है आपका, जो है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट बेसिकली क्या होता है, जो लेआउट में आपको कोई चीज़ें प्रिंट करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये लेआउट के अंदर व्यू पोर्ट्स। इसमें मैं जो बेसिक चीज़ें वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपने एक ड्राइंग बनाया, ठीक है। अब आपको रिप्रेजेंट करना है कि आपको प्रिंट आउट चाहिए इसका, ठीक है, और सारे व्यूज़ देखने हैं उसके, फ्रंट, टॉप, राइट, या कोई भी व्यूज़ आपको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, तो जैसे हमने व्यू पोर्ट लिया, व्यू पोर्ट में आप दिखा सकते हो VP कमांड यूज़ करके। व्यू पोर्ट का जो कमांड है आपका VP, वो आपने यूज़ किया, VP व्यू पोर्ट्स, ठीक है, VIE व्यू पोर्ट्स हमने यूज़ किया कमांड। और यहाँ पे किस तरीके का 2, 3, 4 कितने विंडोज में आपको दिखाना है, तो मैं फिलहाल के लिए 3 विंडोज लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके का। और ओके किया हमने, और इसके इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि तीनों में एक व्यू आपको दिखाना नहीं है। अब आपने एक बड़ा सा व्यू इस तरीके से दिखा दिया, इसमें आप फ्रंट व्यू दिखा दो, इसमें टॉप व्यू दिखा सकते हो। इसमें डबल क्लिक करो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर डबल क्लिक करने के बाद से इसमें आपको जाना है आइसोमेट्रिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको करना है टॉप से दिख जाएगा इस तरीके से। फिर इसमें डबल क्लिक करना है, इसमें आइसोमेट्रिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे करना है फ्रंट आपको दिख जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से मल्टीपल व्यूज रिप्रेजेंट करके आप दिखा सकते हो। आप अपने हिसाब से कोई एक डिटेल व्यू दिखाना चाहते हो तो भी दिखा सकते हो। आप M व्यू कमांड यूज करो, मॉडल व्यू, और इस कॉर्नर में किसी भी एक कॉर्नर में आप एक विंडो डिफाइन कर लो, इतना, ठीक है। ये दिख रहा है, इसके अंदर आप क्लिक करो और एक पर्टिकुलर एरिया आपको दिखाना है, उस जूम करो आप उस पर्टिकुलर एरिया को, और यहाँ से बाहर क्लिक करके निकल जाओ, तो उतना एरिया भी डिटेल में आप दिखा सकते हो। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ये आप मैकेनिकल, सिविल, किसी या आर्किटेक्चर, किसी भी ड्राइंग के लिए, किसी भी ऐसे हाउसिंग की ड्राइंग के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उनके पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर आपको क्या करना होगा, आपको पेज सेटअप करना पड़ेगा। पेज सेटअप का कमांड है PAGE, पेज सेटअप कमांड आप डालोगे, यहाँ से आप मॉडिफाइड करोगे, और यहाँ से आपको जो भी चीज़ें जो PDF में चाहिए, जैसे DWG टू PDF में चाहिए, वो हमने सेलेक्ट किया। यहाँ से A4 साइज हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम विंडो सेलेक्ट करेंगे, विंडो, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया हमने, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर टू प्लॉट और फिट टू पेपर पे हम टिक कर देंगे, और इसका एक प्रीव्यू देख लेंगे सही आ रहा है कि नहीं। सही आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको प्रिंट कर सकते हो PDF में, ठीक है। तो फिलहाल के मैं कैंसिल करता हूँ। जैसे आप PDF में करोगे, प्रिंट करोगे तो PDF में पहले सेव हो जाएगा, फिर आप प्रिंट कर सकते हो उसको, ठीक है। इसको मैं यूज करूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप प्रिंट भी कर सकते हो, पेज सेटअप भी कर सकते हो, और डिटेल व्यू भी दिखा सकते हो किसी भी ड्राइंग का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको ऑटोकैड 3D मॉडलिंग के अंदर कुछ और भी चीज़ें रह जाती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके ऊपर फर्दर वीडियो बनाऊंगा और आपको आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल पे नए वीडियोस के लिए बने रहिए और जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड।